चलिए फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। टुडेस टॉपिक इज सॉलिड वेस्ट। आइए इसको देखते हैं। देखिए सॉलिड वेस्ट बोले इसको या हम इसको म्युनिसिपल वेस्ट बोले, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें आते कौन कौन से वेस्ट हैं ये देख लीजिए। ठीक है, जो भी यूज्ड पेपर्स हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, फूड वेस्ट जैसे प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल, मतलब जो कुछ भी सॉलिड मीडियम का है, सॉलिड स्टेट का है। ठीक है, ऐसे वेस्ट को हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं या म्युनिसिपल वेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब सॉलिड वेस्ट को जनरली जो पहले किया जाता था डंप करने का तरीका जो था कि ओपन में बर्न कर देते थे। ठीक है, जैसे कि जो डंप यार्ड्स होते हैं वहां पे ले जाके इन वेस्ट को डंप करके इनको बर्न कर देते थे। तो ओपन बर्निंग रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट। ठीक है, जितना ज्यादा वेस्ट किसी को आप बर्न करेंगे तो जो भी इसके अंदर वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है, वो इवेपोरेट हो जाएगा और वेस्ट की साइज श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन होता क्या था कि पूरा बर्न हो नहीं पाता था। ऑल्दो इट इज जनरली नॉट बर्न्ड टू कंप्लीशन, कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस रह जाते हैं। और ओपन में डंप करने से होता क्या है, इट एक्ट्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। जब कोई कूड़ा, कोई वेस्ट ओपन में आप रख देते हैं, उसको भले आप बर्न करने के लिए रखें, लेकिन जब तक वो रहेगा वहां पे, इट विल एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड। वहां पे कीड़े मकोड़े, ठीक है, इस तरह के जो जीव जंतु पनपना शुरू कर देंगे। तो स्टार्टिंग में क्या किया गया, इसको हटाने के लिए सैनिटरी लैंडफिल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये भी बर्न करने से एक अच्छा तरीका है कि आप इसको लैंडफिल में डंप कर दें। ठीक है, ये लैंडफिल होता क्या है, लाइए हम देखते हैं इसको। तो इन अ सैनिटरी लैंडफिल वेस्ट आर डम्प्ड इन अ डिप्रेशन। जैसे आप ये मान लीजिए ये लैंड सरफेस है। ठीक है, अब आप लैंड सरफेस को ऐसे डंप कर जो है, यहाँ पर एक होल बना लीजिए। ठीक है, होल मतलब एक डिप्रेशन, एक ट्रंच, गड्ढा खोद लीजिए। ठीक है, अब ये जो गड्ढा आपने खोद लिया, यहाँ पे ये सिंक खोल दिया है, यहाँ पर जो पॉट खुल गया है, इसी में जो भी वेस्ट है उसको यहाँ पे डंप करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे वेस्ट डाल दिया, ठीक है, उसके बाद उस वेस्ट को कवर कर दें किसी पर्टिकुलर चीज से, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो कोई इम्परमेबल मेम्ब्रेन हो, जैसे कि प्लास्टिक की शीट से कवर कर दिया गया। ठीक है, और उसके ऊपर दोबारा फिर से जो भी बाकी का कचरा आया, सॉलिड वेस्ट, वो आपने डंप कर दिया, फिर इसको ऊपर से कवर कर दिया, एंड सो ऑन, इस तरह से करते रहते हैं। ये आपका काम होता है सैनिटरी लैंडफिल का। इसमें हम वेस्ट को बर्न नहीं करते, जलाते नहीं। लेकिन लैंडफिल साइट जो है वो एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है गार्बेज को डंप करने का, या गार्बेज को जो है इस तरह से हटाने का, क्योंकि लगातार जो है मेट्रो सिटीज जितनी भी हैं या जो भी डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज है, वहां पे वेस्ट कंटेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इससे ये जितनी भी साइट्स ऐसे हम खोद के रख रहे हैं लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज्यादा फिजिबल सोल्यूशन नहीं रहा जैसे पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई। और इससे प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि इन वेस्ट में जो भी केमिकल्स वगैरह हैं, जो भी सॉलिड वेस्ट आप डंप कर रहे हैं, जो भी उसमें केमिकल्स वगैरह हैं, वो पानी के साथ मिक्स होकर सॉइल के अंदर परकोलेट कर जाते थे, सॉइल के अंदर सीप कर जाते थे। तो ऑलवेज देयर इज अ डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स फ्रॉम दिस लैंडफिल्स। ठीक है, तो ये जो आपने गड्ढा कर रखा है, इसमें से अगर यहाँ पे वेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से पानी कहीं से अंदर आ जाता है, कुछ केमिकल्स इसमें रिएक्ट करके जो है वो नीचे आ जाते हैं, और नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उस वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। ठीक है, thus polluting the underground water resources। आइए इसको आगे देखते हैं। अब जो मेजर थ्रेट है सॉलिड वेस्ट में वो है प्लास्टिक से। प्लास्टिक वेस्ट जो है उसके पास ज्यादा पोटेंशियल होता है पोल्यूशन करने की, क्योंकि ये एक तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, अब काफी समय तक एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी प्लास्टिक्स हम लगातार यूज करते रहे हैं स्टार्टिंग से लेके आज तक, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है
उनको डिस्पोज करना, कैसे उनको डंप किया जाए, ठीक है। अब प्लास्टिक गार्बेज बैग्स आप देखते हैं हर जगह, वैसे तो अब पॉलिसी बनाई गई है कि प्लास्टिक बैग्स का यूज डिसकंटिन्यू किया गया है, बैन किया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक वगैरह को, फिर भी जितने गार्बेज बैग वगैरह होते हैं जो बड़े बड़े प्लास्टिक के होते हैं वो अभी भी यूज में आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसके साथ होता क्या कि कई सारी प्रॉब्लम्स ये कॉज करते हैं। जो भी कन्वेंशनल प्लास्टिक्स हैं उनसे देखा गया कि इनको कंज्यूम अगर कर लेते हैं प्लांट एनिमल्स वगैरह, ये फूड चेन में आ जाते हैं तो ये रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम भी कॉज करते हैं। उसके साथ साथ जब भी आप किसी प्लास्टिक को बर्न करते हैं, ठीक है, जैसे लेट्स अज्यूम पीवीसी है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पीवीसी का इस्तेमाल कई कई जगह होता है, स्पेशली अप्लायंस वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, थर्मोस्टेट्स में होता है, कंडक्टर्स में होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स में होता है। तो पीवीसी एक प्लास्टिक कंपाउंड है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कई कई जगह होता है। अब पीवीसी को अगर बर्न कर दें, ठीक है, तो स्पेशली से आप देखते हैं जो आपके घरों में जो पाइप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो वाटर पाइप्स वगैरह होती हैं जिनमें आपका घर का जो पानी है रिवर का या वो सब जा रहा होता है, प्लास्टिक्स के हार्ड प्लास्टिक्स के बनी होती है, वो सब यूजुअली जो होता है ये आपका पीवीसी वगैरह होता है, ठीक है। तो पीवीसी को अगर आप बर्न कर देते हो तो उसको बर्न करने के बाद, जलाने के बाद कई सारी जो है टॉक्सिक गैसेस निकलती है, उसमें से एक गैस आपकी डाइऑक्सिन भी है। इट इज हाईली कार्सिनोजेनिक, ये कौन सा कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। और ये जो है माना जाता है कि ये मदर से इन्फेंट तक पहुंच सकता है, ठीक है। अगर मदर ने तो कंज्यूम कर रखा है और मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है बच्चे को, तो ये ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू इन्फेंट तक भी पहुंच सकता है। तो प्लास्टिक्स को जब भी जलाते हैं तो उससे ये डाइऑक्सिन गैस रिलीज होती है। तो स्पेशली अगर आप पॉलीविनाइल क्लोराइड जलाते हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाइऑक्सिन और फ्यूरान, ये दो टॉक्सिक गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। इसमें से जो डाइऑक्सिन होती हैं ये आते हैं बेसिकली परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के कैटेगरी में। ये क्या होते हैं अभी आगे हम पढ़ते हैं। तो dioxins are environment pollutant and they belong to so called dirty dozen, ठीक है। एक्चुअली persistent organic pollutants की लिस्ट बनाई गई है, उसमें ऐसे 12 pollutants को डाले गए हैं। 12 मतलब एक डजन हो गया, ठीक है, 1 डजन। तो इसको डर्टी डजन कहा जाता है, मतलब ऐसी गैसेस या ऐसे पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, जो बहुत लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। इसमें बेसिकली जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स में डालने वाले केमिकल्स, डीडीटी जैसी चीजें, ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स में और क्या प्रॉब्लम होती है कि प्लास्टिक बैग में जनरली जो है कई सारी डाइज वगैरह होती है। तो प्लास्टिक बैग कैन आल्सो कंटेमिनेट फूड स्टफ ड्यू टू लीचिंग ऑफ टॉक्सिक डाइज एंड ट्रांसफर ऑफ पैथोजेंस। खाने को अगर सीधे प्लास्टिक बैग में डाल दिया जाए तो प्लास्टिक बैग में जो डाई कलर्स होते हैं वो भी खाने को कंटेमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सही से आपने प्लास्टिक बैग्स को नहीं डाला, आपने कहीं ड्रेन पाइप वगैरह में डाल दिया तो आपकी ड्रेन पाइप वगैरह चोक हो सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ जब ये सॉइल के अंदर चला जाता है प्लास्टिक बैग, या जब प्लास्टिक जो आप यूज करते हैं इसको आप जमीन पर रख देते हैं और ये सॉइल के अंदर चला जाता है, तो सॉइल की पोरोसिटी को ये एफेक्ट करता है। जैसे आप मानिए ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट है। अब सॉइल जो पोरस होता है वो तब हो जाएगा जब जो भी पानी अंदर जा रहा है, ऊपर से पानी रेनफॉल हो रही है, ये रेन वाटर अंदर धीरे धीरे पहुंच जाए और जो नीचे आपका अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करता रहे। मतलब जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे खोदने पे पानी मिलता है, वो जो वाटर टेबल है वो समय समय पे रिचार्ज होती रहे। रिचार्ज मतलब ये कि जो भी रेन वाटर आ रहा है, नेचुरल सोर्सेज पानी के आ रहे हैं, वो नीचे परकुलेट करके जाएं, ठीक है, और वो जाके टेबल को वापस से भरना शुरू कर दें। लेकिन ये तब हो पाता है जब सॉइल पोरस रहे। पोरस मीडियम मतलब जिससे कोई चीज धीरे धीरे पास होकर चली जाए। लेकिन अगर बीच में यहाँ कहीं प्लास्टिक बैग्स आ जाते हैं या प्लास्टिक्स आ जाता है तो
क्योंकि पॉल्यूशन के थ्रू सरफेस डंप कर दिया लोगों ने और ये सॉइल के अंदर पहुंच गया। अब ये सॉइल की पोरोसिटी को ब्लॉक कर देगा। ये रेन वाटर जो है सॉइल के अंदर आएगा और प्लास्टिक कहीं बिखर जाएगा, यहीं रह जाएगा, नीचे आ नहीं पाएगा। तो इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा। ठीक, और क्या प्रॉब्लम होता है, प्लास्टिक डिस्टर्ब द सॉइल माइक्रोब एक्टिविटी। ठीक है, सॉइल में जो बैक्टीरिया वगैरह पाए जाती है, प्लास्टिक्स को जल्दी से डिग्रेड नहीं कर पाते, डिकम्पोज नहीं कर पाते, तो उनकी एक्टिविटी खराब हो जाती है। वो लगता तो है कि हाँ चलो यार इसको डिकम्पोज करें, लेकिन कर नहीं पाते। और उसके साथ साथ जो भी जीव जंतु है टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक, वो कई बार प्लास्टिक गार्बेज को फूड आइटम समझ लेते हैं और उसे खा लेते हैं, जिससे उनकी गले में वो चोक हो जाता है और वो इस तरह से उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, और प्लास्टिक बैग अगर बहुत लंबे समय तक सॉइल में रहते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी को भी खराब कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब कॉम्पोस्टिंग होती है मैन्यूअर बन जाता है तो उसी में ये मिल जाता है प्लास्टिक भी, और समय काफी लंबे समय तक सॉइल में ये रहता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि लेट्स अज्यूम कोई ऑर्गेनिक प्लांट या एनिमल मर गया, ठीक है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर था अब वो डिकम्पोज होना शुरू हुआ। ठीक है, जब वो डिकम्पोज हो रहा है उसी के साथ साथ अगल बगल से कहीं प्लास्टिक आ गई, किसी ने प्लास्टिक फेंक दिया या प्लास्टिक बैग्स कहीं से उड़ के आ गए। अब उसको भी थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन कर पाया तो कर पाया बैक्टीरिया, उसको भी मिक्स कर दिया इसी मैन्योर में या कॉम्पोस्ट या जो ह्यूमस बना है। तो अब यही चीज अगर आप सॉइल में डाल देते हैं तो सॉइल में मैन्योर तो है, खाद तो है, लेकिन खाद के साथ साथ प्लास्टिक भी है। तो अब ये प्लास्टिक धीरे धीरे सॉइल में रह के सॉइल की फर्टिलिटी को खराब करना शुरू कर देता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब इसका अगर प्रॉपर यूज किया जाए तो हम इसको यूज कर सकते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में। इसको प्लास्टिक को, जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो प्लास्टिक वेस्ट हमें डंप करना है, उसको हम कन्वर्ट कर लें किसी और फॉर्म में और उसको फिर हम कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज कर लें। तो इसी का एक फॉर्म है पॉलीब्लेंड। पॉलीब्लेंड इज अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल एंड मॉडिफाइड प्लास्टिक वेस्ट। जो भी प्लास्टिक वेस्ट है आपके पास, ठीक है, उसको इंडस्ट्री में ले जाकर हम मॉडिफाई कर लें और एक पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीब्लेंड। ठीक है, अब इसी पॉलीब्लेंड वाले मिक्सचर को हम मिक्स कर लें किसके साथ, बिटुमेन के साथ। बिटुमेन समझते हैं जिससे रोड्स बनती हैं आपकी, डामर वगैरह, जो डामर की रोड देखते हैं आप, ठीक है, रोड बनाई जाती हैं, उस रोड में बनाने में बिटुमेन मेन कंपोनेंट होता है। तो बिटुमेन में अगर हम पॉलीब्लेंड को मिक्स करते हैं, पॉलीब्लेंड वही जो रिसाइकिल करके बनाया गया है फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट, तो पॉलीब्लेंड और बिटुमेन का जो मिक्सचर होता है, इससे हम जब रोड बनाते हैं तो होता क्या है कि जब रोड बनती है उसमें जो बिटुमेन होता है, तो बिटुमेन की जो वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टी होती है उसको एनहांस कर देता है। कौन, प्लास्टिक, स्पेशली जो पॉलीब्लेंड। अब इससे क्या है कि जब रोड जो बनी है वो वाटर कम एब्जॉर्ब करेगी तो उसमें क्रैक्स कम पड़ेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, रोड की लाइफ जो है वो 3 गुना ज्यादा तक बढ़ जाती है, मतलब 3 टाइम्स बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया है कि जब भी पॉलीब्लेंड को मिक्स कर देते हैं बिटुमेन में और फिर उससे रोड बनाते हैं, तो रोड जो बनती है वो एक तरह से नॉन पोरस होती है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, तो उसके अंदर क्रैक्स नहीं आते, रोड की लाइफ बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। तो एक ये कंस्ट्रक्टिव यूज है प्लास्टिक वेस्ट का, कि वेस्ट को कन्वर्ट कर लिया जाए किसी दूसरे फॉर्म में जो कि लेस हार्मफुल हो और फिर इसको यूज कर लिया जाए फॉर सम कंस्ट्रक्शन पर्पस। ठीक है, अब क्या क्या इश्यूज होते हैं विद रिगार्ड टू डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, सॉलिड वेस्ट को ट्रीट कैसे करें, डिस्पोज कैसे करें, रास्ते में क्या क्या इश्यूज आते हैं वो समझते हैं। स्टार्टिंग में पहले के जमाने में ओपन डंप्स का इस्तेमाल करते थे, अभी भी कई कई जगह इसका इस्तेमाल होता है। ओपन डंप मतलब क्या होता है, रिफर टू अनकवर्ड एरिया दैट आर यूज्ड टू डंप सॉलिड वेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स। ठीक है, एक कोई जगह है जहाँ पे आप देखिए कूड़ा ला के रख दिया गया है, डंप यार्ड जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, अब द वेस्ट इज अनट्रीटेड, अनकवर्ड एंड नॉट सेग्रीगेटेड। तो जो भी यहाँ से गाड़ियों में वेस्ट लाया जा रहा है, जो गार्बेज कलेक्शन व्हीकल्स हैं, वो लाके सारा का सारा गार्बेज यहीं पे डंप कर देते हैं। अब उस गार्बेज को ट्रीट नहीं किया गया, ट्रीट मतलब उसको उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह डाल के उसको किसी और लेस हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया, ना इसको ढका गया है किसी चीज से, अनकवर्ड है, और ना ही सेग्रीगेट किया है, मतलब उसको अलग अलग किया कि हाँ
प्लास्टिक वेस्ट इस कोने में, सूखा वेस्ट इस कोने में, गीला वेस्ट इस कोने में, इस तरह से नहीं सेग्रीगेशन किया गया। अब ऐसे जब ओपन में वेस्ट पड़ा रहता है इन डंप यार्ड में, then it acts as a breeding ground for flies, rats and other insects that spread diseases। तो यहाँ पे मॉस्किटोज वगैरह, कीड़े मकोड़े, चूहे, ये सब आना जाना शुरू कर देते हैं, उनको भोजन मिलता है यहाँ पे, यहीं पे वो रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू होते हैं और डिजीज कॉजिंग जो है एजेंट्स बन के हर जगह फैलना शुरू कर देते हैं। और उसी के साथ साथ क्या होता है, इन्हीं ओपन डंप्स में जब ऊपर से बारिश होती है तो जो रेन वाटर होता है वो इन डंप को डंप्स में जो भी कूड़ा है वो पानी के साथ बह के अगल बगल के लैंड में पहुंच जाता है, या अगल बगल अगर कोई वाटर बॉडी उसके अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे कई सारी बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपका होता है ओपन डंप। इसको बहुत अवॉइड किया जाता है कि ओपन डंप का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। फिर आपका होता है लैंडफिल। लैंडफिल मतलब एक गड्ढा खोद देना जमीन में, एक ऐसा गड्ढा, एक पिट को डिग कर देना, ठीक है। सो इट्स अ पिट दैट इज डग आउट इन द ग्राउंड। अब जो भी गार्बेज उसको डंप कर देते हैं हम, गड्ढे के अंदर डाल देते हैं और फिर पिट को हम कवर कर देते हैं किससे, सॉइल से, मिट्टी की एक लेयर उस पर बिछा देते हैं, ठीक है। एंड thus it prevents the breeding of flies and rats। तो आपने जब इससे कवर कर दिया सॉइल से, पहले आपने यहाँ पे जो है वेस्ट को डाला, डंप किया और उसके ऊपर से सॉइल की लेयर मतलब मिट्टी डाल दी, उससे क्या वेस्ट आपका कवर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बहुत कम चांसेस हैं कि ब्रीडिंग ग्राउंड हो पाए फ्लाइज, मॉस्किटोज वगैरह के लिए, ठीक है। अब एक बार जब ये लैंडफिल फुल हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए आपने ये मिट्टी डाल दी, फिर कुछ समय बाद फिर कुछ वेस्ट को डंप किया और फिर आपने मिट्टी डाल दी, फिर डंप किया, फिर मिट्टी डाल दी। तो अब जब ये वेस्ट, जब ये लैंडफिल आपका फुल हो गया, ठीक है, जितनी इसमें जगह थी पूरा इसको इस्तेमाल कर लिया गया। अब ये पूरे एरिया को जो है एक बड़ी लेयर मिट्टी की सॉइल से कवर कर दिया जाता है, ठीक है, फ्लैट सरफेस बना देते हैं इसको, तो इट इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ मड। अब इसके बाद जो ये जमीन बच गई, जो प्लॉट बच गया, इस प्लॉट पे क्या कर देते हैं, इट कैन बी डेवलप्ड एज अ पार्किंग एरिया या एज अ पार्क, ठीक है। तो लैंडफिल्स जब भर जाते हैं उनको कवर कर देते हैं, थोड़ा फ्लैट कर देते हैं ऊपर से, और यहीं पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, पार्क वगैरह बना सकते हैं। इसके ऊपर पार्क रहेगा, नीचे ये पूरा दबा पड़ा रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे पार्किंग एरिया या कुछ और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि हम हर तरह का वेस्ट जो है डंप कर देते हैं अगर लैंडफिल में, तो धीरे धीरे जब ऊपर से बारिश होगी और नीचे पानी पहुंचेगा, पानी में ये वेस्ट प्रोडक्ट्स मिक्स होके धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर को जो है कंटेमिनेट करना शुरू करेंगे। वो नीचे से, यहाँ से नीचे आना शुरू होंगे, जो पानी नीचे है उसको कंटेमिनेट करना शुरू करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, लीचिंग हो रही है, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है, ये एक लैंडफिल का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, इसी लैंडफिल का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, इसको हम कहते हैं सैनिटरी लैंडफिल, बिकॉज इट इज मोर हाइजीनिक एंड इट इज बिल्ड methodically to solve the problem of लीचिंग। इसको पर्पसफुली बनाया गया है कि लीचिंग को कैसे हम रोक सकते हैं। तो लीचिंग के रोकने के लिए इसमें एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और वो मेथड क्या है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। जो आपने यहाँ पे डंप करा है वेस्ट, इसको कवर कर दीजिए किसी प्लास्टिक शीट से या इम्परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। और नीचे भी ऐसी एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन पहले लगा दीजिए। तो these are lined with materials that are impermeable। impermeable मतलब जिसमें से पानी होके नीचे ना जा पाए, मतलब जब वर्षा पड़े तो पानी नीचे ना आ पाए, लीचिंग ना हो पाए, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स पानी मिक्स होके नीचे तक ना पहुंच पाए और अंडरग्राउंड वाटर तक ना पहुंच पाए। तो जनरली यहाँ पे प्लास्टिक या क्ले का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये सब काम करने में ये पर्पस काफी जो है कॉस्टली पड़ जाता है, लगातार इम्परमेबल मेम्ब्रेन बिछाना, फिर कवर करना, फिर बिछाना। तो ये लैंडफिल के कंपैरिजन में एक कॉस्टली प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन हाँ काफी हद तक ये लीचिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। लास्ट रिजॉर्ट होता है कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो उसको हम कूड़े को फिर फाइनली बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास इंसिनरेशन प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे
लार्ज बड़े बड़े फर्नेस में हाई टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और उसी के अंदर डंप कर देते हैं वेस्ट को, और फिर वेस्ट को यहाँ पे जला देते हैं हाई टेम्परेचर पे। इसी को हम क्या कहते हैं, इंसिनरेशन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इन प्लांट्स में या इन इंडस्ट्री में या जो भी अपैरेटस यूज हो रहा है, जो भी मटेरियल रिसाइकल किया जा सकता है उसको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। व्हाटएवर वेस्ट व्हिच कैन बी रिसाइकल इज सेग्रीगेटेड एंड द रेस्ट ऑफ इज बर्न, बचा कुचे को जला देते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि गार्बेज को बर्न करना एक क्लीन प्रोसेस नहीं, आपको पता ही, क्योंकि उसको जब आप बर्न करोगे तो कई सारी टॉक्सिक गैसेस, ऐश वगैरह निकलती हैं जो कि एयर वाटर को पॉल्यूट कर देती है, तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ा देता है। तो इंसिनरेशन जनरली यूज नहीं किया जाता, इट इज यूज्ड एज द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। इन्फेक्शियस वेस्ट है मान लीजिए, अगर उसको और कोई तरीका नहीं, आप उनको डंप भी करेंगे तो वो इन्फेक्शन फैलना शुरू करेगा। तो इन्फेक्शन को मारने का तरीका ये है, जर्म्स को मारने का तरीका यही है, बैक्टीरिया को मारने का तरीका ये कि उसको जला दिया जाए। हाई टेम्परेचर पे ये जर्म्स या डिजीज कॉजिंग एजेंट या पैथोजन सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इन्फेक्शियस वेस्ट अगर होता है और उसको वहाँ पर डंप करने का तरीका नहीं है तो उसको जला देते हैं, ठीक है। तो लेकिन इंसिनरेशन को लास्ट रिजॉर्ट या एक आखिरी तरीके के तरीका यूज किया जाता है, जब कुछ नहीं समझ में आता है तब इसको हम इंसिनरेशन प्लांट में ले जाके बंद कर देते हैं। तो ये आपका इंसिनरेशन हो गया। आइए आगे चलते हैं। इंसिनरेशन का ही एक फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में क्या होता है, यहाँ भी हम जलाते हैं वेस्ट को, तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंबशन, लेकिन जो ऑक्सीजन लेवल होती है, जो एयर होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। बर्निंग पूरा तरीके से बर्न करने के लिए एयर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कराया जाता है या कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब कितना ऑक्सीजन हवा में होना चाहिए उसको कंट्रोल करके एक बंद कंटेनर के अंदर जो है इसको बंद कराया जाता है। सो इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू इंसिनरेशन। अब इसमें होता क्या है कि जब हम इस तरह से करते हैं, पायरोलिसिस करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जब बर्न हो जाते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि एज अ बाय प्रोडक्ट गैसेस और लिक्विड जो निकलती हैं, दे कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स। इंसिनरेशन में जब भी आप वेस्ट प्रोडक्ट को बर्न करते हैं तो जो गैसेस और लिक्विड्स निकल रही हैं, दे कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स। तब होता क्या है कि जो भी कार्बोनेशियस वेस्ट है, मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, उनको जब आप इस प्रोसेस के थ्रू बर्न करते हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब कार्बोनेशियस वेस्ट होते क्या, जैसे कि फायरवुड, लकड़ी के टुकड़े हैं, कोकोनट जो बच गया आपका, पाम, कोकोनट पाम वेस्ट, ठीक है, कॉर्न कॉम्स जो मक्के के दाने हैं, कैश्यू शेल्स जो आपके काजू होते हैं, तो ऊपर वाली जो शेल्स होती हैं, ठीक है। मतलब जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह है, राइस हस्क, पैडी, स्ट्रॉ, सॉइल डस्ट, ठीक है। तो जितने भी इस तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट हैं या एग्रीकल्चर वेस्ट है, इनको अगर हम पायरोलिसिस के थ्रू बर्न कर देते हैं तो एज अ बाय प्रोडक्ट क्या क्या निकलता है, आपका चारकोल निकलता है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे कि टार, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसीटोन, फ्यूल गैस। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं कार्बोनेशियस वेस्ट को बर्न करने पर, और कैसे बर्न कर रहे हैं, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं। उसके साथ कई सारे प्रोडक्ट्स हमको मिल जाते हैं जिसका हम इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज कर लेते हैं। तो ये भी सही तरीका है वेस्ट को डंप करने का, बर्न करने का। नेक्स्ट तरीका होता है कॉम्पोस्टिंग का। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आपको पता ही है कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फंगस वगैरह होते हैं, और इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको तोड़ा जा सकता है, ये इसको धीरे-धीरे डिकम्पोज कर देते हैं, और उसके अंदर जो भी ट्रैप्ड सब्सटेंसेस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको रिलीज करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं, और यही जो बचा कुचा सामान बचता है इसको हम ह्यूमस कहते हैं, ठीक है, खाद जिसको आप समझ सकते हैं। तो in the presence of oxygen, these bacteria decompose the organic waste into humus-like substance, ठीक है। तो अब जो सब्सटेंस बन गया ह्यूमस, ये एक फिनिश प्रोडक्ट होता है, इसके अंदर ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व होते हैं, खाद बन जाती है। इसको अगर आप सॉइल में डालते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सॉइल जैसा देखने में लगता है ह्यूमस, और खाद ब्राउन कलर का पाउडर जैसा होता है, और इसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के हाई कंटेंट होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो प्लांट की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ऑल्सो ह्यूमस इंक्रीजेस द सॉइल्स एबिलिटी टू होल्ड वाटर, ठीक है। सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ा देता है ह्यूमस,
मतलब ये जो सॉइल होते हैं ये पानी को बहुत देर तक अपने में एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जितना पानी एब्जॉर्ब रखेंगे प्लांट्स को उतना अच्छा पानी मिलेगा, ठीक है, तो सॉइल उतना ज्यादा कल्टिवेबल हो जाएगा, सो इट हेल्प्स टू रिटेन मोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और पानी में कई सारे न्यूट्रिएंट डिसॉल्व रहते हैं, तो उस तरह से न्यूट्रिएंट्स भी कई सारे मेंटेन रहते हैं, रिटेन रहते हैं सॉइल में। तो कंपोस्ट का ही फायदा होता है कि जो भी आपके पास इस तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट हैं, उसको आप धीरे धीरे कंपोस्ट में कन्वर्ट होने दें, एक जगह उसको रख दें, गड्ढे में कहीं खोद के, बैक्टीरिया वगैरह उस पर लगेंगे, इसको धीरे धीरे जो है खाद के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ये आपका कंपोस्ट बन जाता है, मैन्योर जिसको आप कहते हैं, खाद जिसको आप कहते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट मेथड होता है वर्मी कल्चर, ये भी कंपोस्ट जैसा ही मेथड होता है, इसे इट इज आल्सो नोन एज अर्थवर्म फार्मिंग, ठीक है, इसमें अर्थवर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। जो भी ऊपर कंपोस्ट आपने बना लिया, ये जो कंपोस्ट बन गया, खाद जिसको आप कहते हैं, या जो ये आपकी ह्यूमस बन गई, अब इसी में अर्थवर्म्स को डाल दिया जाता है, अर्थवर्म्स आर एडेड टू द कंपोस्ट, दीज अर्थवर्म्स ब्रेक द वेस्ट, ठीक है, ये अर्थवर्म भी एक तरह से डिकम्पोजर जैसे होते हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ हद तक जो अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट है जो बच गया उसको भी जो है धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं। एंड द एडेड एक्सक्रीटा ऑफ द वर्म्स, इन वर्म्स का जो एक्सक्रीशन प्रोडक्ट होता है, जो ये वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ये भी मिक्स हो जाता है सॉइल में। अब इनके एक्सक्रीटा में क्या होता है, कई सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, तो द एडेड एक्सक्रीटा ऑफ द वर्म्स मेक्स द कंपोस्ट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं इसके एक्सक्रीटा में, और ये भी मिक्स हो जाता है उसी सॉइल में, उसी कंपोस्ट में, तो वो फर्टिलाइजर, वो मैन्योर, ह्यूमस, वो और ज्यादा एनरिच्ड हो जाता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ वर्मी कल्चर, ठीक है। अब एक पॉलिसी की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं WMC, वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल्स। तो ये एक पॉलिसी है, इसका काम है पॉल्यूशन को रोकना, वेस्ट को मिनिमाइज करना, ठीक है। So this helps small and medium industrial clusters in waste minimization in their industrial plant. तो इसका मेन एम ये होता है, एक्चुअली इट्स अ सिटीजन सेंट्रिक स्कीम, कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने अपने वेस्ट के लिए लायबल है, जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है वही वेस्ट को डंप करने में हेल्प करे या मिनिमाइज करने में का काम करे। तो जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, वो अपने जो भी अपनी फैक्ट्रीज में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कैसे मिनिमाइज कर सकती हैं, उसमें ये सर्कल हेल्प करता है, WMC। इसको फंड करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, दिस इज असिस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, आल्सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है इंडिया में, जो MOEF है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये इसकी मेन हेड एजेंसी है। इस प्रोग्राम को ये इंडिया में जो है ओवरसी करती है, और वर्ल्ड बैंक से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द असिस्टेंस ऑफ NPC, नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल, न्यू दिल्ली। तो आपको मैं जानने वाली बात ये है कि WMC जो है ये जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए टिप्स बताता है, हेल्प करता है, और इसको फाइनेंशियल एड कहाँ से मिलता है, वर्ल्ड बैंक से मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 1992 में एक स्टेटमेंट आई थी, उसमें ये बोला गया कि गवर्नमेंट शुड educate the citizens about environmental risk, economic and health dangers of resource degradation and the real economic cost of natural resources, ठीक है। तो इस पॉलिसी के तहत होता क्या है, ये WMC पॉलिसी है, अब इनका ये मतलब है कि जो सिटीजन्स हैं और जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs वगैरह है, प्राइवेट बॉडीज हैं, they also play a role in environmental monitoring। सिर्फ सरकार का ही काम नहीं environment को मॉनिटर करना, जो बाकी के नागरिक हैं, NGOs हैं, प्राइवेट बॉडीज हैं, ठीक है, तो उनका भी काम है कि वो environment को मॉनिटर करने, कंट्रोल करके रखें। तो इसीलिए to enable them to supplement the regulatory system and recognizing their expertise where such exist and where their committees and vigilance could be effective। तो इसलिए टीम बनाई जाती है कि जो व्यक्ति जो योगदान दे सकता है environment को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी जो है फोर्सी करती है, ऊपर से चेक करते हैं कि कैसे अलग अलग जगह पे जो भी इन्वायरमेंट वेस्ट है उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं। अभी तक आप लोग वेस्ट पढ़ रहे थे,
सॉलिड वेस्ट वगैरह जो भी वेस्ट है। अब उनमें से वो वेस्ट जो कि हैजार्डस होते हैं उनको हैजार्डस वेस्ट कहा जाता है। अभी हैजार्डस वेस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा तत्व, ऐसा सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, या वो एनवायरनमेंट में कहीं से रिलीज होकर आया है, ठीक है, एंड इट कॉजेज डैमेज टू पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, देन दिस वेस्ट इज कॉल्ड हैजार्डस वेस्ट या हैजार्डस सब्सटेंस, ठीक है। ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि एनवायरनमेंट में कहीं से लीक होकर आ गया है, ये ऑलरेडी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और इससे जो है फ्लोरा, फौना, एनवायरनमेंट, पब्लिक हेल्थ, इन सब पे इफेक्ट पड़ता है, ऐसे वेस्ट को, ऐसे सब्सटेंस को हम हैजार्डस वेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हैजार्डस वेस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस सब्सटेंस को आप हैजार्डस कह सकते हैं? तो एनी हैजार्डस सब्सटेंस विल हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वो हो सकता है टॉक्सिक हो, जहरीला हो, या इग्निटेबिलिटी ज्यादा हो, जल्दी फायर जल्दी कैच कर लेता हो, जलता जल्दी हो, या कोरोसिव हो। कोरोसिव मतलब किसी चीज को डैमेज करना, जैसे हम कहें ये पर्टिकुलर सब्सटेंस कोरोसिव है, मतलब ये किसी सब्सटेंस को डैमेज करता है, उसको खराब कर देता है, इसको डैमेज कर देता है, क्वालिटी खराब कर देता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि एसिड रेन जो है वो मार्बल को करोड करता है, कोरोसिव है, तो मार्बल्स को वो डैमेज करना शुरू कर देता है, उसके साथ केमिकल रिएक्शन करता है, उसको खराब करना शुरू कर देता है। तो कोई सब्सटेंस अगर कोरोसिव है तब भी वो हैजार्डस है, या वो रिएक्टिव है, मतलब जल्दी से फट जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टीज किसी सब्सटेंस में होती हैं तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? हैजार्डस सब्सटेंस कहते हैं। अब दिक्कत क्या आती है कि जो आपके पास सॉलिड वेस्ट है जिसको आपको डंप करना है, अगर उस वेस्ट में ऐसा कोई हैजार्डस या वेरी हैजार्डस सब्सटेंस पाया गया, पूरे वेस्ट को आप क्या कह देते हो? हैजार्डस वेस्ट कह देते हो, ठीक है। अब हैजार्डस वेस्ट कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? कहीं से भी आ सकते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड से भी आ सकते हैं, घरों से भी आ सकते हैं, लोकल एरियाज आसपास के जो है आ सकते हैं, अर्बन क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, कई सारे इनके सोर्सेज आने, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो टॉक्सिक हो, आग पकड़ ले, कोरोजन करता हो, रिएक्टिव हो, उसको आप क्या कह सकते हैं? हैजार्डस सब्सटेंस कह सकते हैं। और जब यही हैजार्डस सब्सटेंस गार्बेज में मिक्स होकर आता है तो उसको हम हैजार्डस वेस्ट कहते हैं। ऐसे हैजार्डस वेस्ट को डंप करना एक और ज्यादा चैलेंजिंग काम बन जाता है। अब हम देखते हैं पीओपी, persistent organic pollutants। तो ये जो pollutants हैं, पहली बात तो ये ऑर्गेनिक नेचर के हैं, कार्बन से बने हुए हैं, और persistent है। persistent मतलब जल्दी से डिग्रेड नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इनको डिकम्पोज करना आसान नहीं होता, और लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक ये एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो जितने लंबे समय तक कोई प्रदूषण तत्व, पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट में रहेगा, उतनी देर तक एनवायरनमेंट को ये पॉल्यूट करता रहेगा, खराब करता रहेगा, ठीक है। तो पीओपीज आर टॉक्सिक केमिकल्स which adversely affect the human health and the environment, ठीक है। And these pollutants can be easily transported by wind and water, ठीक है। हल्के होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको हवा चलती है, पानी बहता है तो ये वहां से तैरते हुए चले जाते हैं, ठीक है। Most POPs which are produced in one country can affect the people and wildlife far from where they are used and released, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, पर्टिकुलर जगह आपने पीओपीज को रिलीज किया, किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू ये पीओपीज बने, हवा पानी मिक्स हुए, और वहां से ये बहते हुए, तैरते हुए काफी दूर तक चले गए, कई माइल्स दूर चले गए, फिर वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको परेशान करना शुरू किया, ठीक। तो दे परसिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। पर्यावरण में बहुत समय, लंबे समय तक ये रहते हैं, और धीरे धीरे ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं, फूड चेन में भी इंटर कर जाते हैं। कोई केमिकल है, किसी कहीं वेस्ट में पड़ा हुआ है, सॉइल में पड़ा है, पानी मिक्स हो गया है, और उसको कंज्यूम कर लिया किसी ऑर्गेनिज्म ने, उस ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम कर लिया, तो ये फूड चेन में आ गया, धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है फूड चेन में इकट्ठा होता जा रहा है। तो इससे क्या कहते हैं? फूड चेन में हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है, और यही बायो मैग्निफिकेशन का रूप ले लेता है, ठीक है। पीओपीज में ऐसे 12 सब्सटेंसेस हैं जिनको हम कहते हैं डर्टी डजन, मतलब 12 सब्सटेंसेस हैं जिनको हम पीओपीज मानते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, और इनका यूज बिल्कुल बैन है, नहीं करना चाहिए, या इनको धीरे धीरे जो है इनकी यूज को हटाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे
12 सब्सटेंसेस हैं जो इस लिस्ट में आते हैं। जरूरी नहीं कि आप इनके पूरे 12 के नाम जानते रहें, लेकिन यहाँ मैंने लिस्ट कर दिया है, जैसे कि एल्ड्रिन, क्लोरिन, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, डाइएल्ड्रिन, एल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन, मायरेक्स, टॉक्साफिन, पीसीबी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, फिर पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजो पी डाइऑक्सिन, जिसको हम डाइऑक्सिन भी कहते हैं, और फिर फ्यूरांस, जिसको हम कहते हैं पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजो फ्यूरांस। तो टोटल 12 पीओपीज हैं, इनको कहते हैं डर्टी डजन। ठीक है, इनका यूज बिल्कुल बैन है, कम से कम यूज करना चाहिए। अब इनके इन्हीं पीओपीज के यूज के लिए कन्वेंशन बनाया गया था, इसको हम कहते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपीज, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, एक ग्रुप बनाया गया, अलग अलग कंट्रीज में पार्टिसिपेट करी। ठीक है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इज एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी। ठीक है, कई सारी कंट्रीज ने मिलकर 2004 में इस ट्रीटी को साइन किया, मल्टीलैटरल ट्रीटी है, और इस ट्रीटी का एम ये है कि इट एम्स टू एलिमिनेट और रेस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पीओपीज। ठीक है, इनका काम ये कि ये जो भी डर्टी डजन है, ये पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, इनके यूसेज को एलिमिनेट कर दीजिए, मत यूज करिए या रेस्ट्रिक्शन करिए, कम अमाउंट में प्रोड्यूस करिए, जितना यूज है उतना ही प्रोड्यूस करिए, या इनका यूज बिल्कुल मत करिए। तो इसके लिए ये जो है कन्वेंशन ट्रीटी बनाई गई। अब इसमें कई सारे सब्सटेंसेस हैं जो आप डर्टी डजन के बारे में बात करते हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को मैंने यहाँ लिख दिया है। ये सब क्या है? पीओपीज हैं। इनके नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। पहला है एल्ड्रिन। तो ये एक कीटनाशक की तरह इस्तेमाल होता है एज अ इंसेक्टिसाइड। तो इसको जब आप छिड़काव करते हैं एज अ इंसेक्टिसाइड, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन के कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं और काफी लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रहते हैं, सॉइल में मिक्स होके, पानी में मिक्स होके, एयर पार्टिकल्स में मिक्स होके, और परसिस्ट करते हैं लंबे समय तक। तो ये एक पीओपी है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। फिर ऐसे एक है हेप्टाक्लोर। ये टर्मिटिसाइड, टर्माइट्स को मारने का काम करता है। टर्माइट समझते हैं आप लोग? ठीक है, तो उसको मारने का काम करता है टर्मेटिसाइड। ठीक है, तो जहां जहां भी टर्माइट्स लग जाते हैं उनको मारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये भी एक तरह का आपका जो है क्या है, पीओपी है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट जो आपका है वो है हेक्साक्लोरोबेंजीन। सो ये जो है ये भी एक तरह का पेस्टिसाइड में इस्तेमाल इसका होता है, पेस्टिसाइड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड एज अ केमिकल इंटरमीडिएट एंड सॉल्वेंट फॉर पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड बनाने के लिए जो सॉल्वेंट मीडियम का इस्तेमाल करते हैं उसमें हेक्साक्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एज अ रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है पेस्टिसाइड बनाने के लिए। नेक्स्ट जो आपका है वो है एंड्रिन। ठीक है, ये भी जो है एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड बनाने का इस्तेमाल करता है, ताकि जो टोबैको के पेड़ हैं, एप्पल के पेड़ हैं, कॉटन, शुगर केन, राइस, सीरियल ग्रेन्स, इन पे कीड़े लग जाते हैं, उनको मारने के लिए एज ए इंसेक्टिसाइड जो है प्राइमरी यूज होता है हमेशा एंड्रिन का। लेकिन अब धीरे धीरे इन सबका यूज बैन करना शुरू किया गया, क्योंकि ये पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, काफी लंबे समय तक एनवायरमेंट में रहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन करते हैं, अलग अलग बीमारियां कॉज करते हैं, एयर, वाटर, सॉइल सबको पोल्यूट कर देते हैं। फिर है आपका पीसीबी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स। ये इनका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने में बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पीसीबी कमर्शियल यूटिलिटी जो है बहुत ज्यादा है। ये लो इन्फ्लेमेबल है, स्टेबल है, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से इनका इस्तेमाल होता है कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने में, क्योंकि ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती है। बैड कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए बैड कंडक्टर डिवाइसेस से आप बना सकते हैं, कई कई जगह इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये हाईली टॉक्सिक भी होते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स बनाने में होता है, कैपेसिटर्स बनाने में होता है, हाइड्रोलिक हीट एक्सचेंज फ्लूइड्स में होता है। ठीक है, उसके साथ साथ इनको पेंट्स वगैरह या लुब्रिकेंट्स में भी ऐड किया जाता है। तो पीसीबीज का इस्तेमाल काफी होता रहता है, लेकिन ये भी एक तरह का जो है पीओपी है। डीडीटी, ये नाम बहुत फेमस है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। तो ये भी एक तरह का पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, पेस्ट को मारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वन ऑफ द बेस्ट नोन क्लोरीन कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स, और ये 1940 1950s के दशक में बहुत इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है,
अभी भी कई कई ऐसी कंट्रीज हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है टू कंट्रोल मॉस्किटोज दैट कैरी मलेरिया। ठीक है, मलेरिया कैरिंग मॉस्किटोज जैसे कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वगैरह जो होती हैं उनको मारने के लिए अभी भी कई कंट्रीज में डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक तरह का पीओपी है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जिसको स्प्रे कर देते हैं तो ये हर जगह फैल जाता है और काफी लंबे समय तक रहता है और पॉल्यूशन कॉज करता है। तो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस which are included in the dirty dozen list। 12 ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की लिस्ट में ये हैं और इनका यूज जो है काफी रिस्ट्रिक्टेड है, बैंड है एज पर द स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन का नाम ध्यान रखिएगा, ये कन्वेंशन है, ठीक है, एक ट्रीटी है और ये किसके ऊपर बेस्ड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के यूज पे बेस्ड है। इनका यूज रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, यूज में बैन होना चाहिए और कम से कम इनको प्रोड्यूस करना चाहिए या इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस कन्वेंशन का नाम याद रखिएगा। कई बार मैथ द फॉलोइंग यूपीएससी पूछ लेता है, अलग अलग ट्रीटीज का नाम दे देता है, उनके सामने लिख देता है कि हाँ ये किस चीज में इस्तेमाल होती है। तो जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के केस में बनाई गई। नेक्स्ट कन्वेंशन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन यहाँ हम पढ़ेंगे जो कि वेस्ट से रिगार्डेड है। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में हमने देखा है, वहाँ पे था आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। नेक्स्ट कन्वेंशन है बेसल कन्वेंशन, इसको देख लीजिए। ठीक है, ये सब तो कन्वेंशन के ट्रीटीज के पहले जो नाम लगे होते हैं, ये नाम जनरली उन सिटीज कंट्रीज होते हैं जहां इनको साइन किया गया है। तो स्टॉकहोम में साइन किया गया तो स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल में साइन किया गया तो बेसल कन्वेंशन, ऐसे ही नीदरलैंड में जगह रॉटरडैम है वहां पे साइन किया गया तो रॉटरडैम कन्वेंशन। ठीक है, तो बेसल कन्वेंशन जो है ये किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। कई बार क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं वो अपने वेस्ट को अपने यहाँ डंप ना करके किसी दूसरी छोटी कंट्री में, डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्री में भेज देती हैं। ठीक है, अपने डंप को, वेस्ट को वहां डंप कर देती हैं। तो इसे कहते हैं ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कराना, किसको, हैजार्डस वेस्ट को। ठीक है, और दूसरी कंट्री में जाके डिस्पोज करना, मतलब वेस्ट प्रोड्यूस करे एक कंट्री और उसको लाके डंप कर दे दूसरी कंट्री में। तो ऐसे ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रोकने के लिए जो है, कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, साइन किया गया था बेसल कन्वेंशन। ठीक है, तो ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसको डिजाइन किया गया था टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट बिटवीन नेशंस। अलग अलग देशों के बीच में जो हैजार्डस वेस्ट जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस कन्वेंशन ट्रीटी का साइन किया गया। अब इनका मेन एम क्या है, मेन गोल जो है टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हैजार्डस वेस्ट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और लेस डेवलप्ड कंट्रीज कुछ पैसा देके वहां पे अपना वेस्ट डंप कर देती हैं। इस चीज को रोकने के लिए ये कन्वेंशन पे भी साइन किया गया। लेकिन इसमें एक जानने वाली बात ये है, जानते रहिएगा, इट डज नॉट एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट को तो कंट्रोल करती है ये कि हैजार्डस वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट, इनफ्लेमेबल वेस्ट, कोरोसिव वेस्ट, ठीक है, इस तरह के जितने वेस्ट इनकी मूवमेंट ना होने पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं वो उसको ये कवर नहीं करते। मतलब रेडियो एक्टिव वेस्ट से अगर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है तो वो बेसल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कवर नहीं रहता, तो इसका हो सकता है। ठीक है, तो इट डज नॉट एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट का ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो है वो बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत नहीं आता। बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हैजार्डस वेस्ट का आता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट को ये इंक्लूड नहीं करते। इस बात को ध्यान रखते रहिएगा, कई बार एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन में यूपीएससी को पूछ लेता है। नेक्स्ट है रॉटरडैम कन्वेंशन। अब ये कन्वेंशन जो है रॉटरडैम में साइन हुआ था, ये बेस्ड है पीआईसी पे, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब किसी से पहले ही पूछ लेना, इसे कहते हैं प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जैसे आपको कोई काम करना है, आपने मुझसे पहले ही परमिशन ले ली, हाँ ये काम मुझे करना है और मैंने परमिशन ले ली और आपको लिख के दे दिया कि ठीक है आप कर सकते हैं, तो ऐसी चीज को आप क्या कहते हैं, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है फॉर सर्टेन हैजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, जब कुछ केमिकल्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है, कुछ केमिकल्स एक कंट्री मंगा रही है, इंपोर्ट कर रही है और वो केमिकल अपने आप में हैजार्डस, ठीक है, अगर वो लीक हुआ, गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ उसका, तो वो हैजार्ड क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे केमिकल्स या पेस्टिसाइड का जब ट्रेड होता है, ट्रेड व्यापार होता है, तो व्यापार को करने से पहले एक इंपोर्टिंग कंट्री या एक्सपोर्टिंग कंट्री को आपस में
जो है एक म्यूचुअल कंसेंट साइन करना पड़ता है, प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हाँ हम इस सब्सटेंस को इस कंट्री से उस कंट्री पर ट्रेड करने ले जा रहे हैं या इंपोर्ट करा रहे हैं, तो एक प्रायर इन्फॉर्म्ड एक लेटर साइन करना पड़ता है इस केस में। तो इसमें भी कई सारे जो है मेंबर कंट्रीज हैं, ऑल्सो मल्टीलैटरल ट्रीटी, ठीक है, इंडिया भी इसका पार्ट है। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग हर एक कंट्री का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं वो हैजार्डस केमिकल्स उनको सेफली वे में इंपोर्ट करें और बहुत ही लिमिटेड हो तभी इंपोर्ट करें, कोशिश करें कि हैजार्डस सब्सटेंसेस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना ही हो, ठीक है। तो इसमें कहा कि अगर आप कोई कंट्री है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं हैजार्डस सब्सटेंस को, तो आप प्रॉपर लेबलिंग का इस्तेमाल करें, अपने उन कंटेनर्स पर लिखिए कि हाँ ये हैजार्डस हैं, सेफ हैंडलिंग करें, जो भी वर्कर्स उनको हैंडल कर रहे हैं वो प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी जाए कैसे ऐसे केमिकल्स को हैंडल किया जाए, और परचेजर्स को पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाए ऑफ एनी नॉन रिस्ट्रिक्शंस और बैन्स, ठीक है। जो भी मान लीजिए आप कोई सब्सटेंस बाहर से मंगा रहे हैं पर आपको पता नहीं कि कंट्री में बैन है, जो आपको एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर से दे रहा है वो आपको पहले से प्रायर इन्फॉर्म करेगा कि ये एक हैजार्डस सब्सटेंस है, इसके ये रिस्ट्रिक्शंस हैं और ये हो सकता है कि कंट्री में बैन भी हो, ठीक है। तो इस तरह से प्रायर इन्फॉर्म चीजें बतानी पड़ती है। मान लो एक कंट्री है उसको मंगाना है कोई सब्सटेंस बाहर से, कोई केमिकल मंगाना है बाहर से, तो उस केस में सिग्नेटरी नेशन जो भी कंट्रीज ने साइन किया है इस कन्वेंशन को, रॉटरडैम कन्वेंशन को, they can decide whether to allow or ban the importation of chemicals listed in the treaty. ट्रीटी ने कुछ केमिकल्स को उसमें लिस्ट किया और कहा कि इन केमिकल्स का इस्तेमाल या ट्रेड नहीं करना, लेकिन कोई कंट्री अगर कहता है कि नहीं इसको हम ट्रेड करना चाहते हैं तो वो उस पर बैन लगा भी सकता है, बैन हटा भी सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक बार आपने इस कन्वेंशन को साइन किया है तो आपको ये लीगली बाइंडिंग रहता है कि आप इसको फॉलो करें, ठीक है। तो लीगली बाइंडिंग किस चीज पे रहता है, टीआईसी पे रहता है, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, कि जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें कि जो भी कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है वो आपस में एक दूसरे को प्रायर इन्फॉर्म कर दे कि हाँ ये सब्सटेंस हैजार्डस सब्सटेंस है और इसका ट्रेड करना जा रहा है, ठीक है। तो कन्वेंशन क्रिएट्स लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीआईसी प्रोसीजर। मतलब इसमें पीआईसी को फॉलो करना बहुत जरूरी है कि ट्रेड करने से पहले इन्फॉर्म किया जाए, एक प्रायर कंसेंट लिया जाए कि हाँ हम इस तरह के हैजार्डस सब्सटेंस का जो है ट्रेड कर रहे हैं। So India is also a member of this convention, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि रॉटरडैम कन्वेंशन का इंडिया पार्ट है नहीं है, तो ध्यान रखिए इंडिया पार्ट है और ये कन्वेंशन जो है लीगली बाइंडिंग है इन केस ऑफ टीआईसी प्रोसीजर, ठीक है। और ये किस लिए बनाया गया था, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस एंड पेस्टिसाइड्स, तो इसके लिए इसको बनाया गया था रॉटरडैम कन्वेंशन, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट, ठीक है। अब जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अप्लायंसेस हैं, यूज्ड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ठीक है, पुराने यूज मोबाइल फोन है, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाया जाता है, ई वेस्ट कहलाया जाता है, क्योंकि ये डिस्कार्ड हो गया है, इनकी एक्सपायरी हो चुकी है या ये ऑब्सोलीट हो गए हैं, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो द डिस्कार्डेड एंड एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स व्हिच आर फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम्स, इक्विपमेंट्स, होम अप्लायंसेस, ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्ट्स एंड ऑल देयर पेरिफेरल डिवाइसेस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके घर में पड़े हुए हैं उनका अब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, खराब हो गए हैं या आउटडेट हो गए हैं, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में, ठीक है। जनरली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैजार्डस नहीं होता। आपके घर में कोई पुराना मोबाइल फोन पड़ा हुआ है तो ये नहीं कि वो उसमें से रेडिएशन एमिट कर रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जनरली हैजार्डस नहीं है। लेकिन तब तक जब तक आप इनको चुपचाप आराम से कोने में पड़े रहेंगे, सेफली स्टोर करके रखें, इनको सेफ स्टोरेज में रखें या इनको रिसाइकल कर दें बाय सम साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है, या इसको ट्रांसपोर्ट कर दें एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। लेकिन ये हैजार्डस हो सकते हैं अगर इनको डंप किया गया या रिसाइकल किया गया बाय प्रिमिटिव मेथड, मतलब पुराने तरीकों का इस्तेमाल करना, जैसे कि बर्न
आपने सोचा कि चलो ठीक है ये पुराना फोन है, पुराना चीज है, लाओ जला दो। तो जब आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को प्रिमिटिव मेथड से डंप करते हो, रिसाइकल करते हो, जला वला देते हो, तो ये सब्सटेंस हैजार्डस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो हैजार्डस रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या क्या आते हैं ये देखते हैं, क्या उनके इफेक्ट्स होते हैं। तो फोर्स एंड हेल्थ इफेक्ट्स, ठीक है, तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, गैजेट्स में प्रेजेंट रहते हैं। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जला देते हो, डंप कर देते हो उस तरह से, तो उसमें से ये सब्सटेंस बाहर लीक हो जाते हैं और अलग अलग हेल्थ इफेक्ट आपको दे देते हैं। तो लेड का इस्तेमाल किया जाता था काफी समय तक। जो कंप्यूटर मॉनिटर्स हैं, उनके जो ग्लास पैनल्स हैं, उनको बनाने के लिए लेड का इस्तेमाल होता था। जो पीसीबीज वगैरह होते थे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स वगैरह, मदर बोर्ड वगैरह, उसमें भी इस्तेमाल करने में जो सोल्डर किया जाता था, शोल्डर वगैरह में, सोल्डरिंग मशीन में लेड का इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो अब ऐसे पुराने डिवाइसेस को अगर आप जला देते हो या इस तरह से डंप करते हो, तो लेड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। आपको पता है लेड एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, कार्सिनोजेनिक है। इसके कांटेक्ट में जो भी आएगा, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब बीमार होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट है कैडमियम। कैडमियम भी जो है, ये भी तरह का आपका एलिमेंट जो है, ये कई सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स में, चिप्स में इसका इस्तेमाल करते थे। और जो पुराने जमाने की सीआरटी होती थी, सीआरटी आप लोग जानते हैं, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, टीवी वगैरह जो बड़ी बड़ी होती थी, पीछे बड़ा सा निकला रहता था, तो सीआरटी वगैरह जो होती थी, उस सब में पुराने जमाने में कैडमियम का इस्तेमाल होता है। तो ऐसी जो पुरानी टीवी आपके यहाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है, या पुराने चिप्स वगैरह पड़े हैं, मदरबोर्ड्स पड़े हुए हैं, उनके अंदर कैडमियम प्रेजेंट है। अगर उसको आप जला वला देंगे, टॉक्सिक होता है कैडमियम, ये बाहर निकलेगा, ह्यूमन बॉडी वगैरह में एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्पेशली किडनीज के अंदर पहुंच जाएगा और किडनीज फेलियर करना शुरू कर देगा। मरकरी, इसका भी इस्तेमाल कई सारे गैजेट्स में रहता है। ठीक है, मरकरी का इस्तेमाल कई सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे कि थर्मोस्टेट बनाने में, सेंसर्स बनाने में, रिले डिवाइस बनाने, स्विचेस बनाने में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, लैंप्स में, मोबाइल फोन्स में, बैटरीज में। तो देखिए कई कई जगह जो है इस्तेमाल हो रहा है मरकरी। ठीक है, इसके साथ साथ पुराने जमाने में जो फ्लैट पैनल्स होते थे, उसमें भी मरकरी का इस्तेमाल होता है। अब तो हर जगह एलईडीज आ गए हैं, ओएलईडी आ गए हैं, तो इनका भी इस्तेमाल होता था। क्योंकि जब कैथोड रे ट्यूब खत्म होना शुरू हुई थी, तो उसके बाद फ्लैट पैनल्स आना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो मरकरी इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। मरकरी तो आपको बताने की जरूरत है नहीं मुझे, आप लोग जानते हैं मरकरी कितना टॉक्सिक है। ठीक है, तो मरकरी जो है कई अलग अलग तरीके से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बॉडी में जाने के बाद। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर सकता है, ब्रेन को खराब कर सकता है, किडनी को खराब कर सकता है। अगर माँ गर्भवती है तो फीटस जो पेट में, वो भी खराब हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये पानी वगैरह मिक्स हो जाता है, फूड चेन में पहुंच जाता है, मिथाइल मरकरी का रूप ले लेता है, बायो एक्यूमुलेशन मतलब बायो मैग्निफिकेशन वगैरह भी करता है। तो कई सारे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं मरकरी के, ये आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो हेक्सावेलेंट क्रोमियम या क्रोमियम 629। तो क्रोमियम जो है, इट इज यूज्ड एज कोरोजन प्रोटेक्टर ऑफ अनट्रीटेड एंड गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट्स। ठीक है, स्टील प्लेट्स वगैरह का इस्तेमाल कई कई जगह होता है, और स्टील जहां भी इस्तेमाल कर रहा है, प्लास्टिक जहां भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको जो है स्ट्रेंथ देने के लिए उसके ऊपर से क्रोमियम लगा दिया जाता है। ठीक है, तो एंड एज अ डेकोरेटिव और हार्डनर फॉर स्टील हाउसिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, जैसे पीवीसी वगैरह जो होती थी, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह, जिनसे पाइप्स वगैरह बनते हैं, प्लास्टिक के सामान बनते हैं, उनके ऊपर से कई बार क्रोमियम की कोटिंग लगा दी जाती थी। और क्रोमियम में क्या होता है या पीवीसी में क्या होता है, इन सबको जब आप बर्न करते हो तो डाइऑक्सिन गैस निकलती है। ये एक डाइऑक्सिन गैस जो है आपकी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, और ये अपने आप में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो जब प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, तो प्लास्टिक के साथ इन कॉम्बिनेशन क्रोमियम का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और प्लास्टिक का इस्तेमाल कई कई जगह होता है, चाहे वो केबल्स में हो, कंप्यूटर हाउसिंग में इस्तेमाल किया जा रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा हो। ठीक है, तो अलग अलग प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, स्पेशली एबीएस प्लास्टिक होता है, इसका इस्तेमाल कई कई जगह होता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने में। और जहाँ जहाँ ये प्लास्टिक होता है, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है, क्रोमियम भी आ जाता है इस्तेमाल। ठीक है, अब क्रोमियम देखिए कि अगर इसको आप बर्न कर देते हो, तो ये भी बाहर निकलता है और आपके डीएनए वगैरह को डैमेज कर देता है, और काफी टॉक्सिक नेचर में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट आपका है बेरियम। तो जब कैथोड रे ट्यूब्स वगैरह यूज होती थी कंप्यूटर सिस्टम में, उस जमाने में बेरियम का इस्तेमाल होता था। ठीक है,
तो ताकि जो सीआरटी से रेज निकल रही हैं, रेडिएशन निकल रही हैं, इससे यूजर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बेरियम इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स इन द फ्रंट ऑफ सीआरटी। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब के सामने बेरियम की शीट लगा देते थे ताकि इससे जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो यूजर्स तक ना पहुंचे, यूजर्स इससे बचे रहें। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर अगर बेरियम का होता है, बेरियम को अगर आप बाहर निकाल देते हो, उसको बर्न कर देते हो, तो इससे ब्रेन में इंटरनल स्वेलिंग वगैरह आ सकती है। ये पाया गया है बेरियम की स्टडीज में। बेरिलियम नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, ये जनरली जो है मदर बोर्ड्स वगैरह जो आपके होते हैं, मदर बोर्ड में पाया जाता है, फिंगरप्रिंट में पाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो कनेक्टर्स वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज करते हैं एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो छोटे छोटे प्लग्स वगैरह होते हैं, टाइनी प्लग्स, वो सब बेरिलियम से बने होते हैं। ठीक है, तो अब बेरिलियम को अगर आप ऐसे अगर आप प्लग्स को बर्न कर देते हो, कनेक्टर्स को बर्न कर देते हो, मदरबोर्ड को जला देते हो, इसके अंदर बेरिलियम जो बाहर निकलता है, इट कैन कॉज लंग कैंसर, ऑल्सो स्किन डिजीज वगैरह हो जाती है इससे। ठीक है, चोट लग जाती है, तो चोट को, घाव को बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। पुअर वुंड हीलिंग एंड व्हाट लाइक बम्स। तो इस तरह से कई सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वुंड हीलिंग और स्किन डिजीजेस, लंग कैंसर कर सकता है बेरिलियम। नेक्स्ट होता है टोनर। जो प्रिंटर्स वगैरह होता है उसमें जो इंक यूज होती है कार्ट्रिजेस वगैरह में, उसमें टोनर्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। दीज आर फाउंड इन द प्लास्टिक प्रिंटर कार्ट्रिज कंटेनिंग ब्लैक एंड अलग डिफरेंट कलर टोनर्स। जो कलर टोनर्स इस्तेमाल करते हैं हम प्रिंटिंग पर्पस में, तो अगर ये प्लास्टिक कार्ट्रिज वगैरह जो है, यूज्ड कार्ट्रिज हैं, इसको अगर हम सही से डंप नहीं करें, जला वगैरह दें, तो इसमें जो टोनर्स होंगे बाहर निकलेंगे अगर इसको इनहेल कर लिया गया। ठीक है, तो कई सारे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक को खराब कर सकते हैं, कई सारे रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स को ये दे सकते हैं आप। तो ये आपके थे कुछ ई वेस्ट। ठीक है, इनको आपने देखा। अब एक क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू इम्प्रॉपर और इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल of old and used computers or their parts, which of the following are released into the environment as e-waste? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पुराने कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, अगर उनको सही तरीके से आपने डिस्पोज नहीं किया, ठीक है, या उनके जो पार्ट्स हैं उनको सही से डिस्पोज नहीं किया, तो उनमें से समय समय पे कुछ सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट रिलीज हो जाते हैं एज ई वेस्ट। तो नीचे कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं, तो कौन कौन से सब्सटेंस ई वेस्ट हैं ये बताना है। ठीक है, तो आपके पास है बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, मरकरी, लेड, प्लूटोनियम। ठीक है, तो इस तरह के जो हैं सब्सटेंसेस हैं, और पूछा कौन कौन से सब्सटेंस जो है निकलते हैं एज ई वेस्ट। तो आपने देखा बेरिलियम वगैरह निकलता था। ठीक है, अब इसमें से देखने वाली बात ये है कि प्लूटोनियम जो है, ये इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है? प्लूटोनियम आपका जो है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, इसको आप न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये नहीं निकलता है एज ई वेस्ट बाहर। ठीक है, हेप्टाक्लोर वगैरह देखिए, ये आपका जो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, पीओपी है। ठीक है, तो ये भी बाहर नहीं निकलता, ये इंसेक्टिसाइड जैसा होता है। ठीक है, तो बाकी जो बच गए वो सारे एलिमेंट्स आपने ऊपर टेबल में पढ़े, तो वो एलिमेंट्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो 4 और 7 नहीं होंगे, तो 4 और 7 को हटा दीजिए, तो 1 2 3 5 एंड 6 ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हेप्टाक्लोर जो था वो एक ई वेस्ट नहीं, क्योंकि वो एक क्या है, इंसेक्टिसाइड है, और ये एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में आता है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से नहीं बाहर निकलता। और जो प्लूटोनियम था, प्लूटोनियम का तो इस्तेमाल हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल। ठीक है, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर सिस्टम में होता ही नहीं, कहाँ से ये बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन उसमें 4 और 7 नहीं होंगे, जो बच गया वो सारे ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मरीन पोल्यूशन। इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे सिंपल से ओशियंस के बारे में, बात समुद्र के बारे में बात होगी। समुद्र में, ओशियंस में जब आप केमिकल्स को, सब्सटेंसेस को डंप कर देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ओशियंस पे, उसको हम कहते हैं मरीन पोल्यूशन। तो मरीन पोल्यूशन रिफर्स टू emptying of chemicals into the ocean and its harmful effects। ठीक है, अब जो भी टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह हैं, इनको जो भी फ्लोरा फौना वगैरह है,
ओशियन के, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन वगैरह हैं, ये प्रोटोजोआ एनिमल्स हैं, ठीक है, ये टॉक्सिक केमिकल जाके उन एनिमल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फूड चेन में चले जाते हैं, फिर वहां से बायोमैग्निफिकेशन वगैरह का रूप ले लेते हैं, ठीक है। और इन्हीं फिशेस वगैरह को जिनके अंदर ये सब्सटेंस आ जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाता है, इनको कोई बड़ा जानवर खा लेता है तो बड़ी टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह जो है वो बड़े जानवर पहुंच जाती है, फिर वहां से होते होते ही ह्यूमन बींग्स तक पहुंच जाती है, ठीक है। इसी को आप बायो एक्यूमुलेशन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैरीन पोल्यूशन को रोकने के लिए, ठीक है, और वर्ल्ड में जितने भी ओशियंस हैं उनके यूज को रेगुलेट करने के लिए 2 मेजर कन्वेंशन बनाए गए, ठीक है। मरीन पोल्यूशन को रोकने के लिए, ठीक है, लिमिट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, और वर्ल्ड में जितने सीज और ओशियंस हैं वहां जो भी नेविगेशन वगैरह होता है, बाकी चीजें होती हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए 2 कन्वेंशन बनाए गए हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन। वो हैं आपके, पहला कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी, ये पहले बनाया गया था, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है 1996 प्रोटोकॉल से, ठीक है। तो ये दोनों भी हम देखेंगे। और एक जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो ये दोनों जो हैं आपके प्रोटोकॉल्स या दोनों जो कन्वेंशन हैं ये रिलेटेड है ओशियन से, ठीक है। जो पहला है कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी, मतलब समुद्र में आप क्या क्या डंप कर सकते हैं, क्या नहीं डंप कर सकते हैं। तो 1972 में लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई जिसको हम कहते हैं लंदन कन्वेंशन। तो इस लंदन कन्वेंशन में क्या किया गया, कई सारी कंट्रीज गवर्नमेंट्स मिली, इन्होंने कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हम एक नया कन्वेंशन बना रहे हैं फॉर डंपिंग ऑफ वेस्ट एट द सी, ठीक है। समुद्र में क्या क्या डंप कर सकते हैं क्या नहीं, उसके लिए लंदन में मिली कई सारी गवर्नमेंट्स और उन्होंने कन्वेंशन साइन किया। ये कन्वेंशन का एम क्या था, इंटरनेशनल कंट्रोल एंड पुटिंग एन एंड टू मरीन पोल्यूशन, ठीक है। इनका एम था कि जितनी भी हमारे सीज और ओशियन है उसमें जो कंट्रीज हैं वो अपना वेस्ट डंप ना करें, या क्या कर सकते हैं क्या नहीं, उसके लिए भी इन्होंने जो है डेफिनेशन बनाना शुरू किया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्या क्या सब्सटेंसेस आप डिस्पोज कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। डंपिंग हियर डज नॉट कवर वेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सी बेड मिनरल रिसोर्स, ठीक है। जो हमारे समुद्र है उसके अंदर जो भी मिनरल्स हैं उसको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस समय कुछ अगर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं तो उसको डंपिंग नहीं कहते, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और 1972 में इसको बनाया गया था, 1978 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। और कहा कि आप समुद्र में इंसिनरेशन नहीं कर सकते, मतलब सी में ले जाके आप वहां पे कहीं सरफेस पे रख के वेस्ट प्रोडक्ट्स को जलाएंगे ताकि उससे जो समुद्र का एनवायरनमेंट है वो ना खराब हो जाए। इसको बैन किया गया कि सी में जाके आप इंसिनरेशन और वेस्ट नहीं कर सकते, वेस्ट को जला नहीं सकते, ठीक है। धीरे धीरे जो इंटरनेशनल सी बाउंड्रीज है उनमें जो डिस्प्यूट वगैरह हो रहा था मरीन पोल्यूशन को लेकर, उसको भी सेटल करने के लिए इन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया करना जाना शुरू कर दिया गया। फिर 1993 में इसको अमेंड किया गया एक बार, 1993 में इसको अमेंड किया इस कन्वेंशन को, और कहा कि जो लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं उनको आप सी में डंप नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को सी में डंप नहीं किया जाएगा, चाहे वो लो लेवल के क्यों ना हो, नहीं करेंगे आप, ये बैन लगाया गया। फिर धीरे धीरे दे फेस्ड आउट द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। 1995 तक आते आते उन्होंने कहा कि जो भी इंडस्ट्रीज है वो भी अपना वेस्ट जो है वो सी या ओशन में डंप नहीं करेंगे, ठीक है। और ना ही इंडस्ट्रियल वेस्ट को समुद्र में लेकर जलाया जाएगा। ये सारे काम इस कन्वेंशन में जो है अमेंडमेंट्स के थ्रू डालना शुरू किया गया। तो स्टार्टिंग में जब ये कन्वेंशन आई थी 1972 में, उस समय जो है ये कहा गया था कि लो लेवल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को या इंडस्ट्रियल वेस्ट को आप डाल सकते हैं या इनका इंसिनरेशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब 1972 में आई थी, फिर समय दर समय आगे बढ़ता गया तो उन्होंने अमेंडमेंट्स करना शुरू किया और कहा कि नहीं, आप इंसिनरेशन नहीं करेंगे वेस्ट का, और ना ही लो लेवल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डंप करेंगे कहाँ पे, सीज और ओशन, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1996 में एक नया प्रोटोकॉल बनाया गया इसी कन्वेंशन का। प्रोटोकॉल एक तरीका होता है किसी भी कन्वेंशन की ट्रीटी या जो ट्रीटी होती है उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो 1996 में एक प्रोटोकॉल बनाया गया, प्रोटोकॉल फॉर, यही जो ट्रीटी थी, ठीक है, ऊपर वाली। तो द प्रोटोकॉल बिकेम इफेक्टिव इन 2006।
1996 में बनाया गया, 2006 में इसको इफेक्टिव किया गया और इसने इस पुराने कन्वेंशन को रिप्लेस कर दिया। जो 1972 का ये लंदन कन्वेंशन था, ये वाला, ठीक है, कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी, ये 1972 में बनाया गया था, इसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया 1996 प्रोटोकॉल से, ठीक है। तो अब जो यूज होती है वो 1996 प्रोटोकॉल यूज होती है, उसके जो भी गाइडलाइंस है वो यूज होती है। तो अब 1996 प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस था कि ये ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव थी एज कम्पेयर टू 1972 कन्वेंशन। इसने रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा लगाई, कहा कि बिल्कुल डंप नहीं कर सकते आप कुछ भी वहां जाकर फीस वगैरह में, और कई सारी चीजों को और रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू किया, ठीक है। इन्होंने मेन, इनका जो प्रोटोकॉल का जो मेन फोकस था वो ये था कि द पोल्यूटर शुड इन प्रिंसिपल बियर द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति पोल्यूशन फैला रहा है और उसने पोल्यूशन जो फैला दिया उसको मिनिमाइज करना या उसको मिटिगेट करने के लिए जो भी पैसा खर्च करना पड़ेगा वो वही व्यक्ति, वही ऑर्गेनाइजेशन या वही कंट्री करेगी जिसने पोल्यूशन किया है, ठीक है। ऑल्सो जो पार्टीज इसमें है, जो कंट्रीज इसका पार्ट है इस कन्वेंशन का, दे मस्ट एंश्योर दैट द प्रोटोकॉल डज नॉट सिंपली रिजल्ट इन पोल्यूशन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट टू अनदर। ये भी ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि आपने पोल्यूशन अपने यहाँ किया उसको आपने कहीं पे स्टोर करके ले जाकर दूसरे कंट्री में डंप कर दिया, ये काम भी नहीं करना है। उसमें जो पार्टीज हैं, जो कंट्रीज हैं, उसको भी इंश्योर करना है ये सारी चीजें, ठीक है। इन्होंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। द प्रोटोकॉल prohibits the contracting parties, contracting parties में क्या कंट्रीज हैं जो पार्ट है इसका, ठीक है, from dumping the waste or any other matter with the exception of those listed in Annex 1। इस प्रोटोकॉल ने कहा कि आप सी और ओशियन में कुछ भी डंप नहीं कर सकते ऐसे। हाँ, हम एक लिस्ट बना के दे रहे हैं, इस लिस्ट में जो आइटम्स है उसको आप डंप कर सकते हैं, बाकी आप कुछ भी डंप नहीं करेंगे। तो अब क्या क्या डंप कर सकते हैं? दिस इंक्लूड्स स्लज मटेरियल, सीवेज, ठीक है, फिश वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल फिश प्रोसेसिंग ऑपरेशन एक्सेट्रा। तो इस तरह की चीजों को आप डंप कर सकते हैं जो कि इस तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट हैं जिनका कोई बहुत ज्यादा फिजिकल इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जो हैजार्डस नेचर के नहीं। तो ऐसे सेफ चीजों की लिस्ट बनाई गई और कहा कि इसको बहुत हद तक आप डंप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आप डंप जो है नहीं करेंगे। और इस प्रोटोकॉल ने भी बिल्कुल इनहिबिट कर दिया, प्रोहिबिट किया कि आप इंसिनरेशन नहीं करेंगे, मतलब किसी भी वेस्ट को ले जाके समुद्र में नहीं जलाएंगे जिससे समुद्र का एनवायरनमेंट खराब हो जाए, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो भी पार्टीज हैं, मतलब जो भी मेंबर्स हैं, दे शैल नॉट अलाउ द एक्सपोर्ट ऑफ वेस्ट, ठीक है। ये नहीं कि अपने यहाँ का जो वेस्ट है वो दूसरी कंट्री में भिजवा के वहां पे डंप कराओ, वहां पे जलवाओ, ये काम नहीं करना है आपको। और ना ही आपको ये करना है कि दूसरी कंट्रीज का वेस्ट अपने यहाँ ला के अपने यहाँ जब डंप कराना है या अपने आसपास के समुद्र में डंप कराना है या उसको बर्न कराना है। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि वेस्ट को आप ऐसे मैनेज करिए कि वेस्ट का जो मूवमेंट है वो सीज ओशियन में ना हो और वेस्ट को सीज ओशियन में डंप ना किया जाए। उसके लिए ये 1996 प्रोटोकॉल लाया गया, ठीक है। अब देखते हैं अनक्लॉज के बारे में। ये भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसका काम है कि इंटरनेशनल वाटर्स में कैसे मूवमेंट होता है और कितना क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, मूवमेंट पे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, ठीक है, लॉ ऑफ द सी इसको फेमस बोला जाता है। तो it establishes some obligations and safeguards the marine pollution, ठीक है, and protects the freedom of scientific research on the high sea। तो इन्होंने कई सारी चीजें प्रोटोकॉल में निकाली है और कहा है कि मरीन पोल्यूशन को रोकना भी है और साथ साथ जो सीज ओशन है उनका इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी करना है, किस तरह से करना है, और हाई सीज यहाँ पे क्या है वो भी नीचे देखते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कई सारे ऑब्लिगेशन सेट्स निकाले हैं, ठीक है। Also, it creates an innovative legal regime for controlling mineral resource exploitation। समुद्र में मिनरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करती जो कंट्रीज वो किस तरह से कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं, अपने जुरिसडिक्शन के आगे कितना कर सकती हैं, इन सब के लिए भी जो उन्होंने एक अथॉरिटी बना रखी है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ठीक है। UNCLOS can hold the states liable for damage caused by the violation of their international obligations to combat pollution of the seas, ठीक है। जो भी कंट्रीज जो है वो इस ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं और मरीन पोल्यूशन वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ये उस कंट्री को लायबल होल्ड कर सकती है, पेनल्टीज लगा सकती है। अब अनक्लॉज मैरीटाइम जोन्स, जैसे मैंने कहा कि इसका मेन काम क्या है कि ये वाटर बॉडी को, सीज ओशियंस को अलग अलग जोन्स में बांटता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं मैरीटाइम जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जानना बहुत जरूरी है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना भी बहुत जरूरी है। इसको समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है।
इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो अनक्लॉज है इसका ये फुल फॉर्म में आपने देख ही लिया, ठीक है। 1982 में बनाया गया था। इसको आसान शब्दों में कहा जाता है लॉ ऑफ द सी, समुंदर का नियम, ठीक है। और इससे जो है जो सीज और ओशंस हैं वो 5 जोन्स में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। दीज आर डिवाइडेड इनटू 5 मेन जोन्स। फर्स्ट इंटरनल वाटर, दूसरा टेरिटोरियल सी, तीसरा कंटिगुअस जोन, चौथा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड लास्ट में फिफ्थ हाई सीज, ठीक है। इसको समझने के लिए डायग्राम देखते हैं। ये हैं आपके मैरीटाइम जोन्स, इसको समझते हैं। ये देखिए, तो देखिए ये लैंड है यहाँ तक, ठीक है। ये लैंड है, बीच वाला एरिया है जो है ये लैंड है, और यहाँ से जो है ये आपका सी बीच वगैरह है, कोस्टल एरिया है, ठीक है। और यहाँ से समुद्र शुरू हो रहा है, सी है या ओशियन है, ये स्टार्ट हो रहा है और इस तरह से ये आगे आपका चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लैंड है, मतलब हम बात कर रहे हैं किसी भी ऐसी कंट्री की जो कि कोस्टल कंट्री हो, पेनिनसुलर कंट्री हो, या जिसके आसपास कोई आइलैंड कंट्री हो, जिसके आसपास सीज हो, ओशियंस, ठीक है। तो जो लैंड एरिया है और जो लैंड पे पानी है इसको हम कहते हैं इंटरनल वाटर, ठीक है। जैसे किसी कंट्री के पास अंदर जो रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, नदी नहर तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, या कंट्री के पास जो गल्फ होते हैं, ठीक है, गल्फ वगैरह, तो ये सब कहलाए जाते हैं इंटरनल वाटर। और इस इंटरनल वाटर पे उस कंट्री की पूरी सॉवरेनिटी रहती है, पूरा कमांड अथॉरिटी रहता है, ये इंटरनल वाटर हो गए। फिर ये यहाँ से सी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका कोस्टल एरिया खत्म हो रहा है, यहाँ से सी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपका बेस लाइन, यहाँ से आपका सी स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से लेके जहाँ से आपका समुद्र स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स ये यूनिट है, 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू अबाउट 1.8 किलोमीटर, ये आगे देखते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया रहता है समुद्र का, उसको हम कहते हैं टेरिटोरियल सी। इसमें भी काफी हद तक इस कंट्री का कंट्रोल होता है जिसके पास ये समुद्र है। फिर वहां से और आगे लेकर होता है कंटिगुअस जोन, 12 + 12 आगे यहाँ तक होता है कंटिगुअस जोन, ठीक है। और फिर यहाँ से और आगे अगर आप बढ़ते हो तो ये चला जाता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक आपको मिलती है, ठीक है। और उसके बाद आपका हाई सीज आ जाता है। हाई सीज बेसिकली इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, ठीक है। ये सबके लिए ओपन है, इस पर किसी कंट्री का अधिकार नहीं है, हर कंट्री का अधिकार है, ठीक है। तो ये आपके हाई सीज हो जाते हैं, इस पर हर कंट्री का अधिकार है, जो किसी कंट्री के होल्ड में नहीं आते, ठीक है। अब एक एक करके इनको देखते हैं क्या चीजें, ठीक है। तो ये आपका बेस लाइन है, ठीक है। जहाँ जहाँ से आपका सी या ओशन स्टार्ट हो रहा है, सो इट्स अ लो वाटर लाइन अलोंग द कोस्ट, कोस्टल एरिया के बगल में या सी बीच के बगल में से जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है समुद्र, ठीक है। तो इट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द कोस्टल स्टेट। जो भी कोस्टल स्टेट है वो बताता है कि हाँ हमारा यहाँ समुद्र स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपकी बेस लाइन बन जाती है। अब बेस लाइन से पहले पहले जो भी पानी है उसको हम कहते हैं इंटरनल वाटर, ठीक है। यहाँ से आपका देखिए जो है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, देखिए ये आपका बेस लाइन स्टार्ट है, ठीक है। अब ये जो एरिया था ये लैंड एरिया था। अब इस लैंड में जो भी पानी है या लैंड के पास जो भी पानी है ये आपका इंटरनल वाटर हो गया, ठीक है। तो इंटरनल वाटर्स आर वाटर्स ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेस लाइन। बेस लाइन के लैंड की तरफ जो एरिया होता है जो कंट्री के अंदर में आ रहा है वो आपका इंटरनल वाटर है, ठीक है। ईच कोस्टल कंट्री हैज फुल सॉवरेनिटी ओवर इट्स इंटरनल वाटर। पूरी अथॉरिटी होती है इंटरनल वाटर। जैसे कि लैंड जो होता है कंट्री का उस पर पूरा कंट्रोल कंट्री का होता है, वैसे ही उसके इंटरनल वाटर पे भी कंट्री का होता है। जैसे कि इंटरनल वाटर में आपके बेस किया जाते हैं पोर्ट्स, सी पोर्ट्स, इनलेट्स, रिवर्स, लेक्स,
ये सब जो है आपके इंटरनल वाटर्स में आ जाते हैं। अब इस इंटरनल वाटर में देयर इज नो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू इंटरनल वाटर, मतलब इस जो कंट्री के इंटरनल वाटर्स हैं उसमें कोई दूसरी कंट्री का शिप या कोई कंटेनर ऐसे ही आराम से आ जा नहीं सकता, ठीक है। इनोसेंट पैसेज क्या कहते हैं आगे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि इनोसेंट पैसेज में क्या है कि कोई भी कंटेनर आ रहा है या कोई कार्गो आ रही है दूसरी कंट्री की आ रही है, वो किसी और कंट्री में ऐसी आराम से आए और चला जाए, उसको हम कहते हैं इनोसेंट पैसेज, आराम से चला जा रहा है। लेकिन जो कंट्री का इंटरनल वाटर है वहां पे इनोसेंट पैसेज अलाउ नहीं होता, बिना कंट्री से आप परमिशन लिए आप वहां पे नहीं आ सकते, क्योंकि कंट्री के सॉवरेनिटी वाला पार्ट है, वहां कंट्री का होल्ड है, तो देयर इज नो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू इंटरनल वाटर्स, ठीक है। तो इनोसेंट पैसेज refers to the passing through the waters which are not prejudicial to peace and security of a coastal nation, ठीक है। तो इनोसेंट पैसेज का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पानी का एरिया जो कि कंट्री के आसपास ही है और वहां से दूसरी कंट्री के शिप्स या कंटेनर्स जा रहे हैं, लेकिन उनके मूवमेंट से उस कंट्री की सिक्योरिटी पे या उस कंट्री की पीस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब वो उस कंट्री को परेशान करने नहीं आए हैं, ना उस कंट्री पे अटैक करने आए हैं, वो बस ट्रेड करने आए हैं और बगल से चले जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं इनोसेंट पैसेज, ठीक है। अब इनोसेंट पैसेज को रेगुलेट कंट्री समय समय पे करती है, वो किस कंट्री को देना चाहती है इनोसेंट पैसेज, किस कंट्री को नहीं देना चाहती। जैसे हम कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान या चाइना हमारे सीज और ओशन के आसपास टहलना शुरू करें, सामान लेके आना जाना शुरू करें, तो हम इनको इनोसेंट पैसेज नहीं देंगे, ठीक है। तो इनोसेंट पैसेज देने का अधिकार या सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास है, वो कंट्रीज के पास है, ठीक है। टेरिटोरियल सी क्या होती है, तो देखिए टेरिटोरियल सी आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक, बेस लाइन जहाँ से समुद्र स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो टेरिटोरियल सी एक्सटेंड सीवर्ड अप टू 12 नॉटिकल माइल, ये जमीन से सी की तरफ एक्सटेंड करता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। अब एक नॉटिकल माइल क्या होता है, 1.85 किलोमीटर, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.85 किलोमीटर, तो मल्टीप्लाई कर लो, उतने किलोमीटर तक क्या हो जाता है टेरिटोरियल सी। कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपकी बेस लाइन जो कि सी बीच वगैरह है, कोस्टल एरिया, वहां से स्टार्ट होता है, समुद्र तक जाता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। तो ये होता है टेरिटोरियल सी, एंड द कोस्टल स्टेट्स हैव सॉवरेनिटी एंड जुरिसडिक्शन ओवर द टेरिटोरियल सी। जो समुद्र का हिस्सा है ये उस कंट्री के कंट्रोल में आता है, उस कंट्री की टेरिटरी का पार्ट बनता है, ठीक है। These rights extend not only on the surface but also on the seabed, subsoil and even airspace. अब ये टेरिटोरियल सी का वाटर होता है, तो यहाँ पे कंट्री का अधिकार सिर्फ पानी पे ही नहीं है, जो कंट्री है बगल में उसका अधिकार इसके ऊपर जो हवा है, एयर स्पेस है, वो भी कंट्री का नेशनल एयर स्पेस होता है। उस एयर स्पेस में या उस एयर में, उस हवा में या उस एनवायरमेंट में कोई और कंट्री का व्हीकल, कोई और कंट्री का एयरक्राफ्ट नहीं आ सकता बिना उस कंट्री के परमिशन के बिना, ठीक है। तो ये उस कंट्री का नेशनल एयर स्पेस होता है, मतलब हवा पे भी कंट्रोल है आपका, पानी पे भी कंट्रोल है आपका, और पानी के अंदर जो पानी का सी बेड है उस पर भी कंट्रोल है आपका। कहाँ तक, जहां तक आपकी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स है, ठीक है। बेस लाइन मतलब यहाँ से अगर आपका कोस्ट शुरू हो रहा है, यहाँ से आपका लैंड था और यहाँ से आपका समुद्र स्टार्ट, ठीक है, ये आपका लैंड है, लैंड, ये आपकी बेस लाइन है, यहाँ पे आपका लैंड खत्म हो रहा है, तो यहाँ से लेके अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक, 1 नॉटिकल माइल आप समझ गए, अप टू 1.85 किलोमीटर। यहाँ तक क्या है आपका टेरिटोरियल वाटर्स है, यहाँ आपके पानी पे भी आपका कंट्रोल है, आपका मतलब जो ये कंट्री बगल में और उसके ऊपर जो हवा है उसका, उस पर भी कंट्रोल किसका है, जो एयर है उस पर भी कंट्रोल इसी कंट्री का है, ठीक है। ये आपका जो है टेरिटोरियल एरिया हो जाता है। लेकिन जो भी अधिकार इन कंट्रीज के होते हैं, दे आर लिमिटेड बाय द इनोसेंट पैसेज टू द टेरिटोरियल सी, ठीक है। लेकिन इस टेरिटोरियल सी के थ्रू होते हुए शिप्स और कंटेनर जा सकते हैं, ठीक है, ट्रेड वगैरह हो सकता है अगर वो कंट्री चाहती है तो, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे कंट्रीज के शिप्स वगैरह घूम फिर सकते हैं, टहल सकते हैं, कंटेनर्स पास कर सकते हैं, लेकिन हाँ इन्फॉर्म करना पड़ता है उस कंट्री को, उस कंट्री से जो है परमिशन मिलने के बाद आराम से इनोसेंट पैसेज मिल जाता है किसी भी शिप कंटेनर को आने जाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल वाटर्स हैं वहां पे नहीं मिलता इनोसेंट पैसेज, वहां पे सिर्फ उस कंट्री के लोग ही जा सकते हैं, इनोसेंट पैसेज नहीं जब तक कोई कंट्री इनिशियल डील ना कोई साइन कर ले, ठीक है।
अब आता है कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन जो है वो 24 नॉटिकल माइल्स तक जाती है, मतलब जो बेस लाइन थी और ये आपका समुद्र स्टार्ट था, तो उससे 12 तक का क्या है आपका टेरिटोरियल वाटर्स है, और 12 और ऐड कर दे 24 तक, ये आपका हो जाता है क्या कंटिगुअस जोन। ठीक है, सो इट्स एन इंटरमीडिएट जोन बिटवीन द टेरिटोरियल सी एंड द हाई सी। हाई सी जो कि सबके कंट्रोल में है और टेरिटोरियल सी जो कि कंट्री के कंट्रोल में है, उसके बीच का जो एरिया है ये आपका कंटिगुअस जोन है। ठीक है, यहाँ भी उस कंट्री का पार्ट रहता है, रोल रहता है जो कंट्री बगल में है। कंट्री हैव द राइट टू बोथ प्रिवेंट एंड पनिश the infringement violation of fiscal immigration sanitary customs law within the country and territory। अगर मान लीजिए इस एरिया में कोई ऐसा क्राइम हो रहा है, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, या जो कंट्री के जो लॉज हैं उनका वायलेशन किया जा रहा है, जो कस्टम लॉज है उनका वायलेशन किया जा रहा है इस पानी में, तो यहाँ भी इस पानी पे भी होल्ड किसका है, उस कंट्री का है, और कंट्री यहाँ पे भी लोगों को पनिश कर सकती है जो ऐसे लॉज का वायलेशन कर रहे हैं। बट अनलाइक द टेरिटोरियल सी, the contiguous zone only gives the authority to a country on the ocean surface and floor. It does not provide air and space rights। ठीक है, तो डायग्राम फिर से देखिए ऊपर एक बार। ठीक है, ये जो कंटिगुअस जोन आपकी है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ठीक है, कंटिगुअस जोन 24 किलोमीटर है स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक टेरिटोरियल सीज है, यहाँ पे कंट्री कमांड पानी पे भी है, हवा पे भी है, लेकिन जब आप यहाँ आ जाते हैं इस एरिया में, तो ये आपका इंटरनेशनल एयर स्पेस है, मतलब यहाँ पे किसी भी कंट्री की एयर फ्लाइट एयरक्राफ्ट वगैरह आराम से हवा में उड़ सकती है, ये इंटरनेशनल एयर स्पेस है। यहाँ पे उस कंट्री का जो बगल में उसका कंट्रोल नहीं है, हाँ उसका कंट्रोल किस पे है, पानी पे है। ठीक है, यहाँ तक जो ये पानी है इस पे कंट्रोल है, पानी के नीचे जो सी बेड है उस पर भी कंट्रोल है, लेकिन जो एयर स्पेस इस पे कंट्रोल नहीं है। ये आपका क्या है, कंटिगुअस जोन है, ये 24 नॉटिकल माइल्स तक रहती है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब आते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये आपने वर्ड कई बार कई जगह सुना होगा, करंट अफेयर में सुना होगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको देख लीजिए ये क्या होता है। अब ये जो है ये आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड रहता है। ठीक है, ईच कोस्टल स्टेट या ईच कोस्टल कंट्री may claim exclusive economic zone beyond its territorial sea up to 200 nautical miles from its baseline। तो ये बेस लाइन है, ठीक है, ये आपकी बेस लाइन थी किसी कंट्री, ये बेस लाइन है, यहाँ तक इसका लैंड था, यहाँ से पानी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहती है, और स्पेशली कंटिगुअस जोन से ये शुरू हो जाती है। ठीक है, ये एरिया भी किसके कंट्रोल में आता है, ये एक्सक्लूसिव कंट्रोल में आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक पर्पस के लिए। देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब कोई चीज को एक्सप्लॉइट करना है, ऑफशोर माइनिंग करनी है, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करना है पानी से, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को खोजना है, यहाँ पे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है वाटर से, तो ये सब काम करने के लिए उसी कंट्री का होल्ड रहेगा, जिस कंट्री जो कंट्री यहाँ बगल में है, जिसकी बेस लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आती है, तो ये आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाती है। तो यहाँ इकोनॉमिक काम किए जाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक पर्पस के लिए। सो विद इन एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अ कोस्टल कंट्री हैज द फॉलोइंग राइट्स। पहला तो क्या है कि अथॉरिटी है इसके पास फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक उस पानी में जो भी फ्लोरा है, फौना है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तेल वगैरह है, गैस है, तो उनको एक्सप्लोर करना, एक्सप्लॉइट करना, कंजर्व करना, मैनेज करना, ये सब काम किसके अधिकार में आता है, उसी कंट्री के अधिकार में जिसके बगल में इसकी बेस लाइन है। ठीक है, और ये भी राइट मिलता है, अधिकार मिलता है उस कंट्री को कि वो ऐसी एक्टिविटीज कर पा ले, जैसे कि टाइडल एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वाटर, पानी से एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम भी वाटर करंट से, विंड से जो एनर्जी प्रोड्यूस करा जा सकता है पानी में, यहाँ किया जा सकता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, और ये इस कंट्री का अधिकार है, उस पर कोई और प्रश्न उठा नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी काम यहाँ किया जाता है। तो टेरिटोरियल सी में और कंटिगुअस जोन में कई सारे राइट्स थे किसके पास, कंट्री के पास, लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बस जो ऊपर मेंशन राइट्स हैं कि हाँ बस इकोनॉमिक पर्पस के लिए काम कंट्री कर सकती है, बस वही अधिकार है, बहुत ज्यादा सॉवरेनिटी, बहुत ज्यादा अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, इट डज नॉट गिव द कोस्टल कंट्री द राइट टू प्रोहिबिट
और लिमिट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट सब्जेक्ट टू वेरी लिमिटेड एक्सेप्शन। ठीक है, तो कंट्री यहाँ पर अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दूसरी कंट्री को रोक नहीं सकती कि नहीं आप यहाँ पे एयर स्पेस में मत हमारे घूमिए, यहाँ पे जो है आराम से टहलिए नहीं। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं वहां पे बोल सकती है, वरना मेन काम क्या होता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये कंट्री सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सकती है। ठीक है, वैल्यू एडिशन कर सकती है। अब इसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो बचता है वो आपका होता है हाई सीज, या जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल वाटर। यहाँ पे कोई भी कंट्री कोई आराम से अपना आ जा सकते हैं, हर काम कर सकते हैं बिना किसी परमिशन। ठीक है, ये आपका होता है हाई सीज। हाई सीज, ठीक है। तो ओशन सरफेस एंड द वाटर कॉलम बियॉन्ड द EEZ आर रिफर्ड टू एज द हाई सीज। ठीक है, अब हाई सी को माना जाता है सबका पानी, कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड, मतलब जितने मैनकाइंड है, जो भी ह्यूमन रेस है, सबका अधिकार है इस पानी पे। ठीक है, और इस पे किसी भी कंट्री का नेशनल जुरिसडिक्शन, किसी भी कंट्री की अथॉरिटी इस पे नहीं रहती, हर कंट्री का इस पे क्लेम रहता है। ठीक है, और जो भी कंट्रीज हैं ये इस एरिया में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं जब तक वो एक्टिविटी पीसफुल रहे। ठीक है, और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यूज हो, या एक्सप्लोरेशन के लिए यूज हो। ये नहीं कि वहां जाके आप बॉम्बार्डिंग करना शुरू कर दें, किसी और दूसरी कंट्री की जो है पीस और सिक्योरिटी पे इफेक्ट करने का काम करें, ये काम नहीं कर सकते। पीसफुल काम सारे हो सकते हैं। ठीक है, इनोसेंट पैसेज जो ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे उसको आगे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि इनोसेंट पैसेज और क्या है। तो ये जब ये बनाया गया लॉ ऑफ द सी अनक्लॉज, उसमें कॉन्सेप्ट डाला गया इनोसेंट पैसेज का। इसका मतलब क्या है? इट अलाउज, जिसके पास ये इनोसेंट पैसेज होगा, इट अलाउज अ वेसल, it can be a ship, it can be a cargo container, to pass through the territorial waters of another state। आपने territorial waters देखा, वो 12 नॉटिकल माइल्स तक बेस लाइन से क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर होता है, उस कंट्री की टेरिटरी में आता है। तो उस कंट्री की टेरिटरी वाले पानी में अगर आपको जाना हो तो आपके पास इनोसेंट पैसेज होना चाहिए। ठीक है, इस पैसेज के थ्रू वो कंटेनर, वो शिप आराम से टेरिटोरियल पानी में जा सकती है, लेकिन कंट्री समय समय पे उस पैसेज पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। मान लीजिए अभी एक कंट्री ए है, उसने कंट्री बी के शिप्स को दे रखा है इनोसेंट पैसेज कि हाँ आप हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आ जा सकते हैं। कल को युद्ध छिड़ जाए या रिश्ते अच्छे ना रहें तो उससे इनोसेंट पैसेज वापस भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जो अनक्लॉज है, उस अनक्लॉज में एक है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 संविधान का नहीं, आर्टिकल 19 इस कन्वेंशन का, उसमें डेफिनेशन दिया गया है इनोसेंट पैसेज। कहा है कि जो इनोसेंट पैसेज है, इट इज इनोसेंट सो लॉन्ग एज इट इज नॉट प्रीजुडिशियल। प्रीजुडिशियल यहाँ पे मतलब होता है हार्मफुल। ठीक है, नुकसानदायक। ठीक है, सो इनोसेंट पैसेज तभी तक किसी कंट्री को दिया था जब तक उस दूसरी कंट्री के कोई शिप कंटेनर से आने से इस कंट्री के पीस, लॉ एंड ऑर्डर और जो सिक्योरिटी है उससे कोई प्रॉब्लम ना। ठीक है, such passage shall take place in conformity with this convention and with other rules of international law। तो इस तरह से अगर किसी कंट्री को एक हार्मलेस कंट्री समझा जाता है या एक फ्रेंड कंट्री समझा जाता है, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री को इनोसेंट पैसेज दे देती कि आइए आप हमारे टेरिटोरियल वाटर से ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पैसेज ऑफ अ फॉरेन शिप shall be considered to be prejudicial to the peace। तो ये पहला केस था जहां पे आप इनोसेंट पैसेज दे देते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसी कंट्री है या ऐसा शिप है जो कि हार्मफुल है, उससे अटैक किया जा सकता है किसी दूसरी कंट्री को। ठीक है, या कंट्री को डर है कि ये अगर हमारे आसपास आएंगे हम पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो उस केस में उस कंट्री दूसरी कंट्री का जो है इनोसेंट पैसेज नहीं मानती और उस पर जो है उसको हटा सकती है, वहां से जाने को कह सकती है। ठीक है, तो पैसेज ऑफ फॉरेन शिप शैल बी कंसिडर्ड प्रीजुडिशियल, harmful to the peace and order of the security, law and order and security of the country if in the territorial sea it engages in any of the following activities। मतलब मान लीजिए कोई एक कंट्री ए है और कोई कंट्री बी है, ये कंट्री ए का टेरिटोरियल पानी है, कंट्री बी के शिप यहाँ से आना जाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो तब आ जा सकते हैं जब उनके पास इनोसेंट पैसेज है। लेकिन मान लीजिए इस दौरान जब उनके पास इनोसेंट पैसेज था, लेकिन उस समय ये कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करें
जिससे इस कंट्री ए की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, या इस कंट्री में जो पीस एंड सिक्योरिटी बनी हुई है उसको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो ऐसे काम क्या क्या हो सकते हैं? एनी थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द कोस्टल कंट्री। ठीक है, तो अगर कोई एक दूसरी कंट्री किसी एक कंट्री की टेरिटोरियल वाटर में घुस के उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी जमाने का काम करती है, उसका ब्रीच करती है, उसके अंदर जो पॉलिटिकल सिनारियो को खराब करने का काम करती है, तो उसको मानते हैं ये थ्रेट है और ऐसी कंट्री को सेफ पैसेज या इनोसेंट पैसेज नहीं दिया जाता। दूसरा, एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस और एक्सरसाइज विद वेपन्स ऑफ एनी काइंड, मतलब आप किसी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर में जाकर वहाँ वेपन्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी, तो ऐसी एक्सरसाइज को भी हम क्या कहते हैं? इनोसेंट पैसेज नहीं दिया जाता, उसको भी थ्रेट माना जाता है। ठीक है, या स्पाइंग की जा रही है, ठीक है, जासूसी की जा रही है, किसी दूसरे कंट्री की शिप किसी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर में आ रही है, क्यों? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ताकि उस कंट्री के जो डिफेंस है या सिक्योरिटी है कोस्टल स्टेट की, उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा सके। तो ऐसी कंट्रीज को भी इनोसेंट पैसेज नहीं दिया जा सकता, यहाँ भी ध्यान रखा जाता है। तो ये सब क्या थ्रेट्स हैं इनोसेंट पैसेज के, जहाँ पे इनोसेंट पैसेज छीना जा सकता है या नहीं दिया जाता। ठीक है, या कोई ऐसा प्रोपोगेंडा करना जिससे उस कंट्री का डिफेंस या सिक्योरिटी सिस्टम खराब हो जाए, या वहाँ पे कोई लॉन्च करना, टेक ऑफ करना किसी एयरक्राफ्ट का, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टेरिटोरियल वाटर के ऊपर जो एयर स्पेस है वो नेशनल एयर स्पेस इस कंट्री का है, वहाँ पे उस कंट्री से बिना पूछे आप कोई भी जो है एयरक्राफ्ट नहीं फ्लाई करा सकते। ठीक है, तो और इसके साथ कोई तरह की मिलिट्री एक्टिविटी, मिलिट्री डिवाइस वहाँ लेके नहीं आ सकते टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, या किसी ऐसे सामान की लोडिंग अनलोडिंग नहीं कर सकते जो कि उस कंट्री के लॉ एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट है। किसी ऐसे पर्सन को वहां नहीं ला सकते इमिग्रेशन के थ्रू, ना ही कोई ऐसा कस्टम लॉ या सैनिटरी लॉ या जो भी फाइनेंशियल लॉ उस कंट्री के उसको वायलेट नहीं कर सकते उसके टेरिटोरियल वाटर में आने के बाद। ठीक है, एनी एक्ट ऑफ विलफुल एंड सीरियस पोल्यूशन कॉन्ट्रेरी टू दिस कन्वेंशन, या किसी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर में जाके आप जानबूझ के वहां पे वेस्ट फैला रहे हैं, वहां पे वेस्ट को डंप कर रहे हैं, जानबूझ के विलफुल पोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ये काम नहीं किया सकता, इससे आपको इनोसेंट पैसेज नहीं मिलता। या फिशिंग एक्टिविटीज करना, किसी दूसरी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स में जाके फिशिंग नहीं करना है, एज ए इंडस्ट्रीज को आप वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस कंट्री की अथॉरिटी है, वो कंट्री वहाँ कर सकती है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, या किसी दूसरी कंट्री की टेरिटोरियल वाटर में जाकर रिसर्च करना या सर्वे करना, ये आप नहीं कर सकते बिना उस कंट्री से प्रायर परमिशन लिए बिना। ठीक है, तो इस तरह की कई सारी चीजें, या उस कंट्री में आप जाके कुछ और इंस्टॉल नहीं कर सकते, उनके पानी में कुछ आप इंस्टॉल नहीं कर सकते बिना उनसे पूछे, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं लगा सकते। ठीक है, इस तरह की कई सारे और एक्टिविटी हैं जो आप नहीं कर सकते, जो इसमें लिस्ट बना के दी गई हैं इसी के जो है आर्टिकल 19 में इनोसेंट पैसेज की, बताया कि क्या क्या चीजें को आप इनोसेंट मानेंगे, क्या क्या को इनोसेंट पैसेज नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके अनक्लॉज में आती हैं, इसका इस्तेमाल करके नेविगेशन किया जाता है। तो अनक्लॉज का आपने देखा मैरीटाइम जोन्स, ये 5 जोन्स होती हैं, और ये 5 जोन्स जो वाटर में होती हैं, इनमें कहाँ कहाँ किसका कंट्रोल होता है ये आपने देख लिया, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनवायरमेंट इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आपने समझ लिया, इसमें बस हर एक कंट्री का इकोनॉमिक कंट्रोल रहता है कि वो किसी भी रॉ मटेरियल्स को, न्यूट्रिएंट्स को या एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहती है, ये सब काम यहाँ पे कर सकती है। एयर पे कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, बाकी टेरिटोरियल सी में कंट्रोल रहता है, इंटरनल वाटर में बहुत कंट्रोल रहता है, कंटिगुअस में भी काफी हद तक कंट्रोल रहता है, उसके आगे कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता है।